एट रैंडम कुछ नहीं होता है, नथिंग एट रैंडम। सब कुछ एक नियम व्यवस्था के तरीक होता है। मनुष्य का रोल है पूरी व्यवस्था में, और वो मनुष्य का रोल बड़ा क्रिटिकल है। अगर और उसको मन देगा, फ्री विल दी गई है। अगर उसका गलत सोच हुई तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, और अगर सही सोची पूरी व्यवस्था ठीक चलेगी। साइंस इज नॉट द फाइनल ट्रुथ। साइंस एक पूरी छोटी पार्शल ट्रुथ बता रहा है, और धीरे धीरे और ट्रुथ आएंगे कि जितने धर्म ग्रंथ हैं वो केवल मिथ नहीं है, कोई कल्पनाएं नहीं है। उसमें जो कहानियाँ हैं उनके पीछे कोई सत्य है। चाहे बाइबल हुआ, चाहे वेद हुआ, जो पुराण हुआ, उसमें सत्य है कि सब कुछ एक है। वन फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। उसमें बताया गया है कि बैक्टीरिया से भी छोटा जो हो सकता है, उससे लेकर के हाईएस्ट देवता तक, और एक पार्टिकल ऑफ मैटर या आप कहते हैं बालू के कण से लेकर के बड़े से बड़ा तारा क्या होता है, बड़ा सूर्य, ये सब कुछ एक। यही वननेस ऑकल्ट डॉक्ट्रिन का, थियोसॉफी का मेन आधार है। जैसे हमारी पर्सनल भावना है, जैसे हम आप कुछ कह रहे हैं, आपको हम आपका कोई चीज़ लाइक करें, कोई डिसलाइक करेंगे, ये देवताओं में नहीं। वो हर एक चीज़ एक निष्पक्ष भाव से एक लॉ के अनुसार करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कलम के नए एपिसोड में। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं उमाशंकर पांडे जी। यूएस पांडे जी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में एडिशनल जनरल डायरेक्टर रह चुके हैं। साथ ही वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये वही सोसाइटी है जिसकी विजडम आपने पीएमसी हिंदी के शो ब्रह्म विद्या में सुनी होगी। डॉक्टर राजीव गुप्ता ने ब्रह्म विद्या शो में अपना अनमोल ज्ञान हमारे साथ साझा किया था। यूएस पांडे जी ने 2 किताबें भी लिखी हैं, थियोसॉफिकल ब्लूम्स और ब्रह्म विद्या के मोती। इन दोनों पुस्तकों को हम मेरी कलम में फीचर कर चुके हैं, और आज यूएस पांडे जी हमारे साथ जिस बुक पे चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं वो है मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लेवेत्स्की की पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्राइन। ये मैडम ब्लेवेत्स्की का मैग्नम ऑपस यानी क्लासिक वर्क है, मास्टरपीस। और पत्री जी जैसा कहते थे कि उनके जय हो गीत में पत्री जी ने कहा है कि हेलेना ब्लेवेत्स्की जय जय हो, और उन्होंने कहा है कि हर एक पिरामिड मास्टर को द सीक्रेट डॉक्ट्राइन पढ़नी ही चाहिए, मैडम ब्लेवेत्स्की के वर्क्स पढ़ने ही चाहिए। आज आपको द सीक्रेट डॉक्ट्राइन पुस्तक पे अल्टीमेट बेस्ट इंट्रोडक्शन मिलने वाला है। आज के एपिसोड में यूएस पांडे जी ने हमारे साथ शेयर किया कि जो ये पुस्तक है द सीक्रेट डॉक्ट्राइन, इसकी रचना कैसे हुई और इस पुस्तक को किन किन भागों में बांटा गया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने समझाया कि जो विजडम उस पुस्तक में है, किस तरह वो हर एक धर्म ग्रंथ जो संप्रदाय दुनिया में हैं उनसे कहाँ कहाँ उनके अनुकूल है, कहाँ कहाँ प्रतिकूल है, और कहाँ कहाँ विज्ञान उनमें सम्मिलित है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बात करते हैं यूएस पांडे जी से। यूएस पांडे सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से पीएमसी हिंदी स्टूडियो में। ओके, धन्यवाद आपको। सर, हमने आपसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जाना और वेरियस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या कहती है उसके बारे में जाना। आज हेलेना ब्लेवेत्स्की जी का एक जो क्लासिक वर्क है द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, उसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा उस बुक के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। जैसा पिछली बार हमने बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मूवमेंट क्यों लाया गया, और इसको महा चौहान जो उनके बड़े ऋषि हैं अपने पत्र में लिखे उन्होंने 1880 के, कि उस समय जो पूरी मानवता है 2 समूहों में बंटी हुई है। एक तो जो है धर्म के नाम पर काफ़ी उसको विकृत कर दिए हैं, ऑलमोस्ट अंधविश्वास चल रहा है, और उससे मानवता का डिग्रेडेशन हो रहा है। जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है आध्यात्मिक। और दूसरा वर्ग है जो प्योरली भौतिकवाद हो गया है, वो आध्यात्मिक किसी में विश्वास नहीं करता, वो खाओ पियो मौज करो ज़िंदगी जी रहा है। कहते हैं ये दोनों बहुत ही भीषण रूप से मानवता को नीचे ले जा रहे हैं, और इसमें सत्य के कबूतर को पैर रखने का स्थान नहीं है। तो सत्य के थके हुए कबूतर के पैर को रखने का स्थान बना के थियोसॉफी को लाना है, थियोसॉफी को लाना। अब थियोसॉफी जो पहले हमने बताया था कि ब्रह्म विद्या डिवाइन विजडम है, तो मेन चीज़ ये ज्ञान मार्ग है, बट राजयोग कहलाता है। तो सही ज्ञान देना,
क्योंकि जब ज्ञान गलत हो जाता है तो आदमी भटक जाता है। सही ज्ञान होने से ही मन सोच समझ ठीक करता है और फिर उसके कार्य सही होते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, समय समय से मनुष्य ज्ञान से विपरीत चला जाता है और बीच में आध्यात्मिक ऐसे पर्सनालिटी आध्यात्मिक संस्थाएं आती हैं जिनके माध्यम से वो जो हमसे ऊपर हैं, जिनको ऋषि कहें महाऋषि कहें, वो लोग ज्ञान देते हैं अवतार के रूप में, पैगंबर रूप में। तो उसी क्रम में जब थियोसॉफिकल सोसाइटी लाई गई और ब्लॉट्सकी को उसका माध्यम बनाया गया, हेनला पेट्रा ब्लॉट्सकी को, तो नेचुरली उन्होंने पहले काफ़ी लेक्चर देने शुरू किए अमेरिका में उसके सिद्धांतों पर, और फिर आया कि उसको राइटिंग में लाया जाए। आर्टिकल तो लिख रही थी वो। तो इनकी पहली पुस्तक छपी आइसिस अनवेल्ड 2 वॉल्यूम में 1877 में। वो अमेरिका में लिखी गई, न्यूयॉर्क में लिखी गई। उनके द्वारा लिखी गई, बट उन्होंने हमेशा कहा कि शी इज़ नॉट ए ऑथर, शी इज़ ओनली राइटर। मास्टर्स उनको गाइड कर रहे थे, 4-5 मास्टर्स, बल्कि उनका करेक्शन भी कर रहे थे रात में आकर के। जब 2 वॉल्यूम छप गए तो उसमें 2 वॉल्यूम हैं आइसिस अनवेल्ड के, एक है थियोलॉजी और दूसरा है साइंस। उसमें ख़ास एम्फेसिस ये है कि गलत क्या है उसको बताया जाए पहले। बिकॉज़ टीचिंग ज्ञान ठीक करने के 2 मार्ग होते हैं। अभी तक जो गलत हो रहा है उसको बताया जाए और फिर सही क्या है। तो आइसिस अनवेल्ड मेन अप्रोच है गलत क्या है, साइंस में क्या गलत है और थियोलॉजी में क्या गलत है। थियोलॉजी में सभी धर्मों के धर्मशास्त्र में जो विश्वास आ गए हैं, और साइंस में क्या गलत है। तो ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन उसमें उस पर फोकस है, गलत क्या है, 20% फिर सही है। और उसमें चूँकि पहला अटेम्प्ट था ये गुह्य ज्ञान देने का, तो मैटर बाद में इन ऋषियों ने देखा कि शायद वो मैटर उतना ऑर्डर नहीं है, क्रमिक नहीं है, और इसलिए उनको ये लगा कि इसको फिर से लिखना चाहिए। पॉज़िटिव अब क्या है, क्या सही है, उसको ला कर के और थोड़ा-सा और व्यवस्थित तरीके से। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब नई पुस्तक ही लिखी जाए। सो ये मास्टर का डिसीजन था, और उसी नई पुस्तक के क्रम में द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का हुआ। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में करीब 20% मैटर रेपिटेशन है ऐसे सनविल का, बाकी 80% ऑलमोस्ट न्यू है। कौन से मास्टर का डिसीजन था? हेलेना ब्लेस्की नहीं, मैम का? मास्टर वही मौर्य मास्टर के, ये मास्टर दोनों मौर्य। दोनों गाइड कर रहे थे, झरना का, ये दोनों जो गाइड कर रहे थे। ऑफ कोर्स उनको महाचौहान से हमेशा परमिशन लेनी पड़ती, उनके सीनियर हैं। तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन 1888 में लाई गई, और सीक्रेट डॉक्ट्रिन लंदन में पब्लिश हुई। वो न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई थी, ये लंदन में पब्लिश हुई। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन के पब्लिश होने के पहले वो सारे उसके कापियाँ बिक गई बिफोर द प्रिंटिंग, क्योंकि जब उसका वो पेपर में निकल गया ऐसी किताब छपने जा रही हैं, तो उसका जो विषय निकला, जो समरी निकली थी, उससे प्रकार से, और प्लस टाइटल इटसेल्फ अट्रैक्ट्स। सीक्रेट डॉक्ट्रिन टाइटल आज भी अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट जब मैं नए मेंबर को बोलता हूँ कि मेन पुस्तक सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, तुरंत अट्रैक्ट होते हैं, भले ही उसको बाद में न मुश्किल उनको लगा, बट दे गेट अट्रैक्टेड। सो प्रिंटिंग होने पर सारी उसकी ऑर्डर हो गया, फिर कई प्रिंट निकालने पड़े। तो ये 1888 में आई, और जब लिखते समय, और इसको मैग्नम ऑपस कहा गया है, महानतम कृति कहा गया है, और ब्लॉट्सकी ने कहा कि ये हमारी सबसे उत्तम कृति है। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव ज्ञान दिया गया। और इसमें उस समय जो इसके इंट्रोडक्टरी किताब में है, बोरिस डेज़ेनग्राफ में लिखा है, उसमें एक सज्जन को कोट किया है, ब्लॉट्सकी के समकक्ष थे। उन्होंने कहा कि इसमें लगता है दुनिया का ऐसा ज्ञान का कोई पक्ष नहीं जो इसमें न छुआ गया हो, और बहुत ही गंभीर ज्ञान लाया गया, और सभी एजेस का, सभी जो महानतम ज्ञान हो सकता है वो लाए गए, सभी पक्षों का, जो मानव ज्ञान को ऊंचा ला जाने के लिए चाहिए। तो लेकिन ये भी मैडम ब्लॉस्की की जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन दिया जा रहा है, ये बड़े सीक्रेट डॉक्ट्रिन का एक केवल हिस्सा है। बड़ा मीन्स वो जो गुह्य ज्ञान है वो बहुत बड़ा है, और उसका जितना हिस्सा इन मास्टर ने सोचा कि अभी मानवता को देने के लायक है, उतना उन्होंने दिया उसमें से थोड़ा सा। और ब्लॉट्सकी ये भी कहती हैं कि जितना मुझे बताया गया उससे भी कम मुझे परमिशन दी गई उसको लिखने के लिए। तो क्योंकि ये मास्टर जब देते हैं तो उस समय जो रेस का माइंड होता है कि कितना वो समझ सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चा है, तो बच्चे को अगर हम ज़्यादा गुड़ चीज़ बताएँगे वो समझ नहीं जाएगा। इनफैक्ट वो अ, उसका माइंड जो है घबरा जाएगा और वो परेशान हो जाएगा। इसलिए देखते हैं कितना दिया जाए। सो शी सेड दिस इज़ ए स्मॉल लेटर में, दिस इज़ सीक्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ ए कैपिटल लेटर, दिस सीक्रेट डॉक्ट्रिन होल्ड। सो इधर इंदर रूप में कहा कि ओनली अ वेल हैज़ बीन पार्टली ओपेन्ड, पर्दा थोड़ा-सा खोला गया है उस गुह्य ज्ञान का, जिसको अभी वो समझते हैं 100 ईयर में मानवता इसको समझ सके, फिर और पर्दा खोला जाएगा। जैसे स्टेज पे पर्दा खोला जाता है, सारे कैरेक्टर अभी नहीं लाए गए हैं, थोड़े से कैरेक्टर लाए गए हैं।
अगर इन कैरेक्टर को समझ लेंगे फिर पर्दा और खींचा जाएगा। सो दैट वाज दी पार्ट। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन को जो मेन लिखा गया है उसके 2 वॉल्यूम हैं। एक है कॉस्मोजेनेसिस का नाम दिया है, ब्रह्मांड का उद्भव और विकास, और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिस, मानव का उद्भव और विकास, ये टाइटल है। और दोनों जो खंड हैं हर एक के 3 भाग हैं। पहला भाग है उसमें जो स्टैंजास दिए गए हैं, जो बेसिस हैं, इसलिए हम अभी बाद में बात करते हैं। और दोनों में जो दोनों वॉल्यूम कॉस्मिक आंसर, और सेकंड मिडिल पार्ट में है जो सिंबल हैं और प्रतीक हैं जो धर्मों में, पेंशन धर्मों में और आज के धर्म में भी, जो हर एक धर्म में जो बात की गई है, सिम्बॉलिकल बात की गई है, प्रतीकों में बात की गई है, नीति कथाओं में बात की है, उसका क्या मतलब है, रियल मतलब क्या है अक्षर के पीछे। और तीसरा साइंस एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन कंट्रास्टेड। सीक्रेट डॉक्ट्रिन क्या कह रहा है साइंस की, और साइंस क्या कह रही है। फॉर एग्जाम्पल डार्विन थ्योरी बता रहे हैं कि मनुष्य जानवर से बना है, बट सीक्रेट डॉक्ट्रिन क्या कहती है, वो ठीक है नहीं ठीक है। सिमिलरली फोर्स एंड मैटर, फॉर एग्जाम्पल साइंस कहता है कि पृथ्वी चंद्रमा से बनी है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन कहता है नहीं ये गलत है, ये ऐसा है। तो इस तरह से साइंस और उसकी थ्योरी कंप्लीट किया गया, और कहाँ साइंस सही है, कहाँ वो भी बताया गया, और कहाँ गलत है वो बताया गया। ऐसे साइंटिस्ट को कोट किया गया जो सही बता रहे हैं, जैसे न्यूटन को कोट किया गया, कुछ को कोट किया गया, बट कुछ भी बताया गया वो गलत भी बता रहे हैं। तो मेन पर्पज़ उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन कुछ पर्पज़ दिए हैं। क्या है कि ये समझाना कि विश्व में कोई भी चीज़ एक कोई अचानक या कोई क्या क्या कहते हैं अटैंडम कुछ नहीं होता है, नथिंग अटैंडम। जैसे साइंस मानता है कि कुछ परमाणु मिल गए और ये चेतना, देयर नथिंग अटैंडम। सब कुछ एक नियम व्यवस्था के तरीक होता है। अगर 2 परमाणु मिलते हैं सोडियम और क्लोराइड के नमक बनाने के लिए, तो वो व्यवस्था है, वो बनते हैं। ये नहीं कि आकर के मिल गए और नमक बन गया। या मनुष्य का जो शरीर बन रहा है एक नियम के तहत, एक जो इवोल्यूशन का नियम उसके तहत बन रहा है। नॉट ओनली मनुष्य का, सभी का एक नियम के सारा चल रहा है, लॉ सारा काम कर रहा है। और दूसरा है कि मनुष्य का उस विकास में एक स्थान है पूरी विकास की श्रृंखला में, क्योंकि धर्म और साइंस तो मानता नहीं मनुष्य का कोई रोल है अपने अलावा उसका रोल क्या है बाकी में, स्टार के संबंध में, जानवरों के संबंध। अब धीरे धीरे साइंस रियलाइज़ करने लगा है, बिकॉज जब से क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, अब समझ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मनुष्य जो है उसी को अपने को समझ ले वो काफ़ी है। बट मनुष्य का ये रोल है पूरी व्यवस्था में, और उस वो मनुष्य का रोल बड़ा क्रिटिकल है। अगर और उसको मन देगा, फ्री विल दी गई है, अगर उसका ये गलत सोच हुई तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, और अगर सही सोची पूरी व्यवस्था ठीक चलेगी। और मनुष्य का एक स्थान है पूरे विकास में। और तीसरा उसमें लाया गया कि जो वो पुरातन ज्ञान है, जो आर्काइक ज्ञान है, वो डिग्रेड हो रहा है, उसको डिग्रेडेशन से बचाना, क्योंकि सारे धर्म में डिग्रेड हो रहा है, सारे धर्म उसको विकृत कर रहे हैं, उसको तमाम तरह के, तो डिग्रेड हो रहा है, उसको डिग्रेडेशन से बचाना। और फिर लाया गया कि साइंस जो बता रहा है दैट इज़ नॉट फाइनल ट्रुथ, क्योंकि मनुष्य ने मान लिया था कि साइंस जो कह रहा है वो सही है, जो वेदों में लिखा गया वो उतना सही नहीं है, जो बाइबल में सही नहीं है वो कहानियाँ हैं। इस तरह से माइंड चल गया था। तो उसमें कहा गया कि साइंस इज़ नॉट द फाइनल ट्रुथ, साइंस तो एक पूरी छोटी पार्शियल ट्रुथ बता रहा है, और धीरे-धीरे और ट्रुथ आएँगे, ये समझने के लिए। और तीसरा कहा गया कि जितने धर्म ग्रंथ हैं वो केवल मिथ नहीं है, कोई कल्पनाएँ नहीं है। उसमें जो कहानियाँ हैं उनके पीछे कोई सत्य है। चाहे बाइबल हुआ, चाहे वेद हुआ, चाहे पुराण हो, उसमें सत्य है। तो केवल कहानी मान के मत चलें, उसके पीछे सत्य है। ये सब 5-6 उन्होंने दिए गए। और मेन चीज़ रखा गया कि मनुष्य का जो मन का विकास करना है, जो मन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी से पूरा मानव समाज का उत्थान होगा। और ये मेन 4-5 उन्होंने पर्पज़ दिखाया। और एक और पर्पज़ दिया कि ये ज्ञान दिया जा रहा है कि जैसे फ्यूचर में वर्ल्ड टीचर के लिए एक ज़मीन पैदा करना, ग्राउंड पैदा करना उसमें नॉलेज ला करके। तो इस तरह से, और फिर उन्होंने रिपीट किया कि आई एम द ओनली रिकॉर्डर, आई एम नॉट द ऑथर। और इस पर फिर उस समय जब ब्लॉट्सकी ने ये लिखा तो कुछ लोग क्वेश्चन करने लगे, कोई मास्टर तो उसको सब लोग देख नहीं पाते थे। तो कुछ लोग क्वेश्चन किया ब्लॉट्सकी ने, बस एक बहाना बना रहे हैं, कोई मास्टर है, यह है। तो ब्लॉट्सकी कहा कि अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा ज्ञान तो मेरा तो है नहीं, और अगर इतना बड़ा ज्ञान मेरा ही है तो आप समझिए कि मैं कितनी बड़ी हूँ। लेकिन मेरे पास इतना बड़ा ज्ञान नहीं है, मेरे जो ज्ञान दे जा रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। और उन्होंने अपनी एक ह्यूमिलिटी में ये भी लिखा है किताब में कि जो ज्ञान देने वाले हैं वो तो बहुत बड़े हैं माइंड में, और जो मुझे दे रहे हैं मेरा माइंड लिमिटेड है। तो हो सकता है मैं उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, और इसलिए हो सकता है लिखने में मेरी गलती हो गई हो।
इसलिए जो मैं लिख रही हूँ आप एकदम सत्य मत मान लीजिए, आप पढ़िए और अपना माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए, सोचिए, सही लगता है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं सचता है तो पोस्टपोन कर दीजिए। सो दैट शी रोट इन ह्यूमिलिटी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई उन्होंने मिस्टेक किया है, क्योंकि अगर मिस्टेक होता तो मास्टर सेड कि हम करेक्ट करेंगे, आई करेक्शन का। तो वो अपनी ह्यूमिलिटी में उन्होंने लिखा, क्योंकि नेचुरली एक जो वाइज आदमी हो जाता है वो पहला है कि ही बिकम्स हम्बल आल्सो। सो और बाद में मास्टर ने 2 लेटर लिखे जब ये डाउट पोल को ये लोगों ने उठाया कि मास्टर वगैरह कुछ नहीं है, खादी लिख रही हैं, अपना उसका नाम क्रेडिबिलिटी करने के लिए मास्टर का नाम ले रही हैं। तो मास्टर के 2 लेटर आए, एक मास्टर मौर्य के आए, उन्होंने लिखा कि ये मेरा और मेरे भाई केश का वर्क है, केश कुथमी। और उसके कुछ दिन बाद कुथमी का मास्टर कुथमी का बोला है कि ट्रिपल वर्क है, मास्टर मौर्य का, मेरा और ब्लॉट्सकी का। मैंने ब्लॉट्सकी भी अपना इंटरप्रिटेशन दी हैं। तो ये था। तो और इसका जो प्रीफेस फिर है, प्रीफेस में 6 बिंदु लाए गए, क्यों लाया जा रहा है। और इसका पहले एक ये है प्रोएम, प्रोएम माने एक प्रोलॉग, पूरा चीज़ वो इतना भव्य है कि काफ़ी ज्ञान उसमें आ जाता है। उसमें उन्होंने जिक्र किया जिस किताब से ज्ञान दिया जा रहा है, वो कह रही हैं वो आर्काइक की किताब है, और उसके पन्ने वो बता रही हैं कि मास्टर ने मुझे दिखाए, वो केवल सिंबल और ग्लिफ में हैं। जैसे एक पहला पन्ना दिखाया गया, बैकग्राउंड है, एक वाइट डिस्क है। दैट मीन्स पूरा जो स्पेस है, उसमें जो ब्रह्मांड बनेगा वो व्हाइट डिस्क बना दिया गया है। दूसरा पन्ना खोला तो उसमें व्हाइट डिस्क के बीच में एक सेंटर में पॉइंट है। दैट मीन्स अब जो एक्टिव होने जा रहा है, अब ब्रह्मांड बनने जा रहा है। थर्ड में वो पॉइंट क्रॉस हो रहा है, दैट मीन्स मूल प्रकृति प्रकट हो रही है। फोर्थ में वर्टिकल आ रहा है, दैट मीन्स उसमें स्पिरिट ब्रह्म आ रहा है एक्टिव करने की। तो इस तरह से देखेगा। और उन्होंने कहा जब ये पन्ने मुझे दिखा रहे थे तो मेरे सामने जैसे वो 3D पिक्चर चल रही है, 3D वर्ड नहीं उनका, बट दिस माई वर्ड, मैंने एक डायनेमिक उन्होंने पिक्चर दिखा रहा है कि ब्रह्मांड कैसे बन रहा है। सो दोज पेजेस नॉट ओनली कोई स्टैटिक पेपर नहीं पढ़ने के लिए, उसमें मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। वो कहती है वो पेपर कितने पुराने नोबडी नोज। वो कहती है क्राइस्ट के जन्म के पहले लोग कहते थे इसका अनगिनत पता नहीं कितनी एज है, लाखों साल एज है, और अभी तक वो खराब नहीं हुए हैं। किस वो पेपर तो ऐसे पेपर नहीं है, कुछ पत्र होंगे उनको नहीं मालूम क्या ट्रीटमेंट हुआ है, एकदम फ्रेश है, उसमें कोई धब्बा नहीं है, कोई कोई फटे नहीं है, और एकदम लिखावट साफ है, वो दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से उनको किताबें दिखाएगी। और जिसको उन्होंने कहा कि जो तिब्बती ट्रांसलेशन है उसको क्यूटी कहा गया है, और वो कहते हैं ये प्री वैदिक ज्ञान है, एंटी वैदिक, एंटी वन नॉट अगेंस्ट, ANTE, वन यू से ANT दैट मीन प्री, ANTI से एंटी हो जाता है, एंटी में प्री वैदिक ज्ञान है। दैट मीन्स वेदों का भी ज्ञान भी इसी से लिया गया है। जो जैसे हम लोग मानते हैं वेद सबसे पुराने ज्ञान है, सो प्री वैदिक ज्ञान है। और उसमें सब चीज़ें कहा गया है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, जो कहा जा रहा है सटीक है, जितना बताया जा रहा है, पूरा नहीं बताया जा रहा है, पहले कह दिया गया, लेकिन जितना बताया रहा है सटीक है, इसमें इफ़ एंड बट नहीं। और दूसरा क्या है कि ये किसी इसमें कोई खास कोई विशेष धर्म संप्रदाय वाले क्लेम नहीं करते, मेरा है। जैसे ना तो हिंदू का है, न पारसियों का है, न मुसलमानों का है, न क्रिश्चियन का है, न जैन का, बस सबका है। सबका जो जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो गुहितम चीज़ है उसका स्रोत है ये, इसी से सब निकले हैं और फाइनली इसी में समाहित होते हैं, ये समाहित होते हैं। तो इसलिए डिवाइन विजडम कहा गया। और उसमें जो स्टैंजास दिए गए हैं, जिसको हम लोग छंद या श्लोक कहते हैं, उसमें पहले में जो कॉस्मोलॉजी, इसमें 7 स्टैंजास हैं और हरे कृष्ण कुछ श्लोक हैं। उसमें ब्रह्मांड कैसे बनता है, तो वो ऋग्वेद के नासदी सूत्र से शुरू करती हैं उसको। ऋग्वेद का नासदी सूत्र है, उसमें यह है कि उस समय क्या था, अंधकार था कि रात थी, कोई था कि नहीं था, कौन जानता है, क्योंकि जानने वाला भी नहीं था, क्योंकि जानने वाले में तो कौन जान सकता है, मैंने ब्रह्म प्रकट नहीं हुआ था। ये ऋग्वेद का सूत्र है। तो कहती है उस अवस्था से हम शुरू कर रहे हैं, नाइट ऑफ द यूनिवर्स से शुरू होता है, पहला श्लोक नाइट ऑफ यूनिवर्स है। तो बड़ा ही पोइटिक है, उसमें नाइट बात करते हैं कि केवल परब्रह्म है, अपने अंधकार में है, ग्रेट अंधकार में, खाली उपमा के लिए सोया हुआ। कहते हैं वहाँ सोता जगता कुछ नहीं है, बट हम समझाएं कैसे मनुष्य को उसको समझने के लिए। तो सोया हुआ है, मूल प्रकृति उसके साथ सोई हुई है, सब कुछ अंधकार में है। काफ़ी पोइटिक वर्ड है। तो इस तरह से 7 स्टेंजर धीरे धीरे बढ़ते हैं और कैसे उसमें से विश्व निकलता है, पृथ्वी निकलती है। और उसमें कुछ में पर्सनिफिकेशन लायक जैसे आती हैं कि मैटर और उसमें स्पिरिट, जब डुअलिटी आती है, विश्व बनता है, तो उसमें एक फोहत का वर्ड आया है जो संस्कृत शब्द में नहीं मिलता, हमारे वेदों में किसी भी। फोहत शब्द है, तिब्बती शब्द है।
फोहत को बाद में विद्वान ने कहा वही जो गीता में दैवी प्रकृति है। तो फोहत जो है मैटर और स्पिरिट को जोड़ता है। तो फोहत को उन्होंने वर्णन करने के लिए कहा कि फोहत 7 लोकों में जाता है, घोड़े की तरह है, दौड़ता है। तो लेकिन बाद में कहा ये सब खाली मनुष्य को समझाने के लिए, कोई उसमें घोड़ा नहीं है, कोई दौड़ नहीं रहा है, क्योंकि एनर्जी सब जगह फैल रही है। बेसिक एनर्जी है वो, मैटर और स्पिरिट को लिंक कर रही है, उससे सारा विश्व बन रहा है। तो समझाने के लिए उसको बनाया गया। तो ये उन्होंने एम्फेसिस किया जो इसमें बहुत कम पर्सनिफिकेशन किया गया है। जैसे ब्रह्म या गॉड को पर्सनिफाई नहीं किया गया है, और थियोसॉफी मानती है कि देयर नो पर्सनल गॉड, केवल प्रिंसिपल की बात की गई, लॉ की बात की गई है। लेकिन कहीं-कहीं घटनाओं को वर्णन करने के लिए पर्सनिफिकेशन किया गया है। बट अगेन कोई खास नाम नहीं दिया गया, केवल उसको फंक्शन, जैसे फोहत है। अब एनर्जी चारों तरफ फैलती है, तो कैसे एक्सप्लेन किया ह्यूमन माइंड को? दैट मीन्स घोड़ा दौड़ रहा है हर एक प्लेन पर, बट देयर इज नो घोड़ा लाइक दैट, है ना? इस तरह से हॉर्स। तो इस तरह से उन्होंने बात की। और स्टैंजास के बारे में उन्होंने कहा है कि ये स्टैंजास सूत्र हैं, दे आर फार्मूला। इनको आप अक्षर से मत मानिए कि आपका विषय से ही बना है। जैसे फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, उसमें कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर फार्मूला, सूत्र हैं। और ये सूत्र आप पृथ्वी के बनने पर लगा सकते हैं, सौरमंडल के बनने पर लगा सकते हैं, कॉस्मिक बनने पर, और जहाँ तक आप सोच सकते हैं उसके बनने पर लगा सकते हैं। दैट मीन्स जिस जो प्रोसेस बताया गया है, चाहे अभी जो विश्व बना है या पहले जो बने थे, जो आगे में, सब पर लागू होगा। लेकिन उसका डिटेल अलग-अलग होगा, बट बेसिक फार्मूला वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा। और ये सूत्र जो है भी किसी धर्म ग्रंथों में उस तरह से नहीं बताया गया। कुछ चीज़ें जो उसमें बताई गई हैं वो धर्म ग्रंथों की बातों से और साइंस की बात से विरुद्ध भी जाती हैं, उसके प्रतिकूल दिखाई पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें अनुकूल दिखाई पड़ती हैं। और उसमें फिर उन्होंने जो कॉस्मोजेनेसिस के स्टैंडर्ड हैं, फिर एंथ्रोपोजेनिक जो किताब, उसमें 12 स्टैंडर्ड हैं, हर एक के श्लोक हैं, इस तरह वर्णन आया है। और ये एंड होता है वर्णन जो कलयुग जब से शुरू हुआ। और कलयुग कैसे शुरू हुआ वो भी लाती हैं। कलयुग शुरू हुआ जिस दिन भगवान कृष्ण की पार्थिव शरीर की डेथ हुई, वो भी एग्जैक्ट देती हैं, 4889 ईयर समथिंग उसमें लिखा है किताब में। सो दैट मीन एग्जैक्ट। और आज अगर माना जाए तो 5123 समथिंग हुआ कलयुग शुरू हुए, और कृष्ण की पार्थिव डेथ के जिस दिन उनका पार्थिव डेथ हुआ उस दिन से कलयुग शुरू हुआ, लिखा उन्होंने। और उसमें लिखा है कृष्ण वॉज द सोलर गॉड, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ये भी लिखा है उन्होंने। तो एग्जैक्ट डेट दी गई है उनके डेथ की, सभी एग्जैक्ट दी गई है। और जो स्टैंजास को उन्होंने फिर कहा कि ये सूत्र हैं, और इसको आप किसी पर लागू कर सकते हैं, केवल इसी पर जिसमें हम विश्व में नहीं रह रहे हैं, सबके सब पर लागू होगा। और ये स्टैंजास किस भाषा में है, उसको उन्होंने कहा सेंजर भाषा का नाम दिया है। वो ग्लिफ और सिंबल में है, सेंजर। उन्होंने कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे हमारी देवनागरी या रोमन स्क्रिप्ट नहीं है, ग्लिफ और सिंबल में है। उसका उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है। उसको उन्होंने देखा कि अगर हम ट्रांसलेशन नहीं करते, उसमें देते, तो आप कुछ नहीं समझ पाते। एक एग्जांपल दिया है कि उसको हम कुछ समझेंगे नहीं, वो ग्लिफ एंड सिंबल को। तो उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। और ये भी किया है कि हमने उसमें कुछ पूरा का ट्रांसलेशन नहीं किया, जितना अभी मास्टर ने हमें अलाउ किया उतना हमने ट्रांसलेशन करके इसमें दे रहे हैं। और फिर उस पर जो पहला जो भाग है, दोनों खंडों का विस्तृत कमेंट्री है उसमें, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, उसका सपोर्ट। और उस कमेंट्री में वो दुनिया के सभी धर्मशास्त्रों को लाई हैं। हमारे विष्णु पुराण का 130 बार से ज़्यादा कोट किया गया है, वेदों का कोट किया गया है, भगवद गीता का कोट किया गया है, कबाला का कोट किया गया है, जौहर कोट किया गया है, हर्मेस फिलासफी को कोट किया गया है, चार्लियन फिलासफी को कोट किया गया है। ये कोट इसलिए किया गया है कि ये कोई नई चीज़ नहीं जा रही है, आपके धर्म ग्रंथों में कहीं कहीं छिटका हुआ है, केवल कहीं संकेतों के माध्यम से, कई कहानियों के माध्यम से, और यहाँ एक समही के रूप में लाया जा रहा है। माने लोगों को ये नहीं लगे कोई नई चीज़, अजीब चीज़ दी गई, ये सब बेकार है। तो उन्होंने कहा कोई नई चीज़ नहीं ले जा रही है, और ये सनातन ज्ञान है जिसको लोग भूल जाते हैं। और उसको कोट इसलिए किया गया कि ये है ऑलरेडी आपको, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। उसको समझाया गया, जैसे हमारे पुराण में एक कहानी है, कैसे इसको हम इसके परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें, बाइबल में कहा जा रहा है कैसे समझें, इस तरह से जौहर, कबाला, तो तमाम हर्मेस फिलासफी, तो तमाम धर्म ग्रंथों को कोट किया गया है, तमाम फिलासफी कोट किया है। प्लेटो क्या कह रहे हैं, सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं, सबको उसमें लाया गया है। और ये भी कहेगा दिस इट इज़ ओनली फॉर फ्यू, इट इज़ ओनली फॉर फ्यू। क्यों? वो क्योंकि अभी जो उसमें जो मनुष्य का माइंड है वही भी है, सब लोग तो समझ नहीं पाएंगे, और कुछ लोग उसको समझेंगे। और उसको समझने के लिए अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा, आपको गंभीर अध्ययन करने के लिए माइंड को एक अभ्यस्त करना पड़ेगा। और इस माइंड और इसके पढ़ने से क्या होगा, इसके पढ़ने से आपका जो हायर माइंड है जो कहा जाता है वो एक्टिव होगा, जो डॉर्मेंट है, और फिर बुद्धि विकसित होगी। तो एक तरह से सीक्रेट डॉक्ट्रिन, ये बुक ऑफ योगा, इसको पढ़ने से योगा हो जाता है।
इज़ ए बुक ऑफ योगा। उन्होंने कहा कि फर्स्ट 2 वॉल्यूम में जो लिखा है, हाँ, तो पहले हम स्टैंजा पे थोड़ा और बात कर लें। तो स्टैंजा जो है आर्काइक हैं, सबसे पुरातन है। तो सबसे पुरातन ज्ञान वो स्टैंजा में है और उसको जैसे उनका प्री-वैदिक है। लेकिन कितना वैदिक पहले वो नहीं कहा, बड़े वेदों से ही असंख्य साल पुराने हैं। और उन्होंने कहा कि जितने धर्म ग्रंथों में जो भी लाया गया उसका एक हिस्सा लाया जाता है और धीरे-धीरे, और अभी पूरा नहीं लाया गया है। और फिर जो सेकंड पार्ट है जिसमें सिम्बोलिज़िंग और एलिगोरी जो लाया गया, एक्सप्लेन किया गया, उसमें सभी धर्मों को उसका वर्णन किया गया है। जैसे मनुष्य को हमारे वेदों में कहा कि 7 लीव्स का प्लांट है मनुष्य। अब 7 लीव्स का प्लांट क्या है? जिस ऐसा मनुष्य एक पौधा है जिसमें 7 पत्तियाँ हैं। अब 7 पत्तियों का क्या मतलब है? ये 7 शरीर। हाँ, 7 शरीर, 7 प्रिंसिपल, लेकिन उसमें नहीं बताया गया, जहाँ लिख दिया 7 पत्तियाँ, तो उसका मतलब क्या है? इस तरह से तमाम चीज़ें लाई गई हैं। फिर एक जगह लिखा गया है किसी उसमें आई थिंक ज़ोरास्ट्रियन में या ग्रीक भाषा में कि मनुष्य और ये देवता और असुर एक दूसरे के पूरक हैं। इसका क्या मतलब है? हम तो मानते हैं देवता दूसरे असुर हैं, उसका भी एक्सप्लेन किया गया। सो ऑल दीज़ थिंग्स आर गिवन एंड वो भी मोटे-मोटे वॉल्यूम में समझने के लिए। और थर्ड वॉल्यूम में जैसे बताया साइंस एंड सीक्रेट डॉक्यूमेंट, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसमें कई चीज़ें ऐसी आई हैं, जैसे उस समय कहा गया कि एटम इज़ इनफाइनाइटली डिविजिबल, जबकि साइंस मांग रहा था एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड। और ये भी लिखा है जब एटम डिवाइड होगा तो ट्रेमेंडस एनर्जी विल कम आउट, जो बाद में जब एटॉमिक एनर्जी से सिद्ध हुआ। और कुछ अभी तक रहा है, कुछ भविष्य की बातें की गई हैं थोड़ा-सा। जैसे साइंस के बारे में कहा गया कि फ्यूचर में एक फ़ोर्स आएगा जिसको उन्होंने एथरिक फ़ोर्स कहा गया है। जब न बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, न स्टीम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, न कोई ट्रांसमिशन टावर रहेगा। उसको उन्होंने ज़िक्र किया, और बल्कि उन्होंने कहा कि उसमें एक प्रोफ़ेसर हीले थे, कीले आई थिंक, उसमें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे, फिज़िक्स के प्रोफ़ेसर थे, उनके ज्ञान में ये आ गया था फ़ोर्स। उन्होंने पेटेंट कराना चाहा, लेकिन पेटेंट ऑफ़िस में जो स्टाफ़ बैठता उसने कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन मास्टर के निर्देश से हुआ कि ये फ़ोर्स का नॉलेज अभी दिया जाएगा, तो मानवता अभी इसको मिसयूज़ कर सकती है। क्योंकि अनलेस माइंड इज़ प्यूरिफाइड, अगर आपको ज़्यादा पावर दे दी जाएगी यू कैन मिसयूज़। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि एटॉमिक साइंस दिया गया, उसका मान उन्होंने एटम बम बना दिया। तो उस फ़ोर्स जो एथरिक फ़ोर्स उन्हें दिया जाएगा जब माइंड विल प्योर, व्हेन जब उस स्टेज पहुँचेंगे हम लोग, और जब उस समय मिसयूज़ करने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ोर्स होगा, घर बैठे-बैठे आदमी कुछ कर सकता है उसमें। सो इस तरह से उन्होंने बात किया, थोड़ा फ्यूचर की बात किया है। जैसे हम लोग 5वीं रेस थे, कि 5वीं रेस तक बात किया, बट फ्यूचर रेसेस क्या होंगी उसका भी एक संक्षिप्त उन्होंने दे दिया, क्या बनेगा, कहाँ बनेगा। जैसे उन्होंने कहा कि हम 5वीं रेस में चल रहे हैं, और 6वीं रेस वहाँ बनाई जाएगी कैलिफ़ोर्निया में, उसका वो बनाया जाएगा। और ऑलरेडी बल्कि ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है कैलिफ़ोर्निया, न्यूज़ीलैंड में। 7वीं रेस यहाँ बनाई जाएगी, ये सब वर्णन किया गया है। जो कॉन्टिनेंट बदलते हैं, अभी जो कॉन्टिनेंट हैं वो डूबते हैं, नए कॉन्टिनेंट बनते हैं। कौन डूबेगा नेक्स्ट 20-25 हज़ार साल में, नया कहाँ बनेगा, ये सब दिया गया। कौन सा डूबा था पहले, अभी हम जहाँ हैं वो कब बना है, ये सब सारी चीज़ें ज्ञान दिया गया। इसी को सीक्रेट डॉक्ट्रिन को ये भी कहा गया, सिंथेसिस ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी। साइंस भी लाया गया, फिलॉसफी भी लाई गई, और रिलीजन भी लाया गया। धार्मिक ग्रंथों का साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी तीनों है। बट ये तीनों का ये नहीं कि हम तीनों को एक अध्याय वहाँ से पकड़ रहे हैं, एक अध्याय वहाँ जोड़ रहे हैं, इट्स नॉट दैट। हर एक जो बात की जा रही है उसमें तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं। साइंस का मतलब क्या है? जिसको हम इंटेलेक्चुअली उसको हम सही समझ सकें। जो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड है उसको हम, जैसे कोई फार्मूला है उसको समझ सकें, कुछ दिया जा रहा है साइंटिफिक माइंड समझने के लिए। और फिलॉसफी कोई चीज़ बता रही है कि ऐसा होता है, जो अभी साइंटिफिक थ्योरी में नहीं है। और रिलीजन उसका स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम गॉड कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, उससे क्या संबंध है, कैसे हो रहा है। जैसे उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल जो एनर्जीज हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, और मैग्नेटिक एनर्जी, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है कि नहीं है? साइंस मानेगा कि इसमें स्पिरिचुअल कहाँ आता है? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल? बट नहीं, वो कहते हैं इसलिए उसी वाइटल फोर्स का सब परम्यूटेशन है, जो प्राण शक्ति है। और प्राण शक्ति तो स्पिरिचुअल से आ रही है, सन से निकल रही है, करें उसी के सारे म्यूटेशन है, एक ही स्रोत, तो एक ही एनर्जी है। तो सारा जो मैटर है, इवन फिजिकल मैटर, वो सब एलिमेंट वहीं से निकल रहा है, जिसको आप ब्रह्म परम ब्रह्म कहते हैं। तो सब कुछ का स्रोत वहीं पर है। तो एवरीथिंग हैज़ यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एवरीथिंग साइंटिफिक एस्पेक्ट, एंड एवरीथिंग फिलोसफिकल एस्पेक्ट। तो इसलिए तीनों को समझ सकें। और इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, टू एनकरेज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी, हमारे तीनों का अध्ययन होता है। क्योंकि जब बताया जाए कि रेसेस कैसे डेवलप हो रही हैं,
तो रेसेस जब डेवलप होती हैं उसमें मनुष्य का शरीर का वो आकार बदलता है, शेप बदलती है, घनत्व बदलता है, मेल एंड फीमेल का सेक्स सेपरेशन होता है, फिर मिलता है, इस तरह से चलता है। तो कह रहे हैं इसमें साइंटिफिक इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा आपको, कैसे साइंस क्या बता रहा है। या आजकल डीएनए की जो बात होती है, ये सच बात होती है, उसको भी कोरिलेट वो करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट महाचार्य ने लेटर में लिखा है कि आप इसको जब समझाएँगे मनुष्य लोगों को, आर्डिनरी लोगों को थियोसॉफी के सिद्धांत, तो अभी तक जो साइंटिफिक थियरीज़ हुई हैं, जो रिसर्चेज़ हुई हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में लाने की कोशिश करिए तो आप समझ पाएँगे बेटर। अब जैसे आजकल आप देखेंगे कि फीमेल का काफ़ी जो पहले जो कुछ साल पहले या कुछ शताब्दी पहले हर एक समाज में फीमेल को थोड़ा-सा उतना पढ़ाई-वढ़ाई लिखी नहीं की जाती थी, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, अब आगे बढ़ रही हैं। तो ये भी इवोल्यूशन में आता है कि उस स्टेज में हम पहुँच गए हैं, नाउ दे हैव टू बी ब्रॉट एट पार, दे हैव टू बी ब्रॉट एट पार, वो इवोल्यूशन स्टेज आती है। तो और वेदों को उन्होंने बहुत पुरातन ज्ञान माना है, सही ज्ञान माना है, लेकिन वो ये भी कहा कि वेद भी, आपका एक प्रश्न है कि वेद भी उसके एक हिस्से हैं। बट बाद में वेद में भी थोड़ा-सा बिगड़ान आ गया। इनफैक्ट ब्रॉडसी कहती हैं आईसीस अनवेड में, इंडिया में जो प्री वैदिक रिलिजन था, दैट वाज़ प्योरेस्ट रिलिजन, प्री वैदिक रिलिजन। और उस रिलिजन का नाम करती हैं ब्राह्मणिज़्म एंड बुद्धिज़्म। ब्राह्मणिज़्म, ब्राह्मण भी नॉट ब्राह्मण कास्ट, ब्रह्म से। ब्रह्म का ज्ञान और उसी को बुद्धिज़्म कहते हैं, दोनों काल करीबी गई थी, थोड़ी-सी पढ़ाई, दे वर द प्योरेस्ट। बाद में वो कहें दैट वाज़ प्योर, दैट मीन्स क्या हुआ, जो बाद में हुआ वो उतना प्योर नहीं रह गया है। तो उसी को सबको उसी प्योरेस्ट फॉर्म में लाने का एक प्रयास है सीक्रेट डॉक्ट्रिन के ज्ञान से, जिससे मनुष्य को ज्ञान उचित पहुँच जाए। तो फिर इसमें कहा गया ये जो ज्ञान ज्ञान जो समझाने के लिए 2 अप्रोच होते हैं। एक को कहते हैं इंडक्शन फ्रॉम द यूनिवर्सल टू द पार्टिकुलर्स, और एक कहते हैं डिडक्शन फ्रॉम पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल। तो जो साइंस का अप्रोच होता है नीचे से होता है, वो पहले पार्ट को समझता है, फिर उसको जोड़ता है, फिर बड़े को समझता है, ठीक है ना? जैसे मनुष्य को समझने के लिए उसे देखना पड़ेगा, मनुष्य के एक लीवर है, एक हार्ट है, एक फेफड़ा है, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 2 आँखें, मनुष्य बन गया, एक माइंड है। लेकिन जो डिवाइन विज़डम समझेगा कि मनुष्य को पहले होल समझेगा, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक रे है फ्रॉम द डिवाइन। उस रे में अब ये काम करने के लिए सब पार्ट्स हैं, तो ये अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। तो जो फ़िलॉसफ़ी जो गुह्य दर्शन का है, उसकी फ़िलॉसफ़ी फ्रॉम यूनिवर्सल, तो पहला वहीं से शुरू होता है। पहला है क्या? जड़ क्या है पहले? उसको भी थोड़ा समझो, समझ नहीं पाओगे, लेकिन पहले उसको सोचो। तो सब कुछ कहती हैं सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कि फंडामेंटल यूनिटी पहला, वन प्रिंसिपल, फंडामेंटल यूनिटी पहले उसको ध्यान में रखिए, सब कुछ एक है। जब एक कहा जा रहा है कि नहीं सब मिला के, जैसे यहाँ 10 लोग बैठे हैं, हमको ये नहीं लगे सब 10 लोग एक हैं, नहीं, वो 10 एक ही हैं, खाली अलग-अलग दिखाई पड़ रहे हैं। 10 एक ही हैं, क्योंकि क्यों अगर एक ही नहीं होते? अभी हम आएँगे कैसे एक हैं। तो ख़ैर, तो पहला प्रिंसिपल है वन, फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। उसमें बताया गया है कि सबसे छोटे-मोटे कीड़े मकोड़े से लेके इन्फ्यूसोरियम वर्ड आया है, माने बैक्टीरिया से भी छोटा जो हो सकता है, उससे लेकर के हाईएस्ट देवता तक, और एक पार्टिकल ऑफ मैटर, या आप कहते हैं बालू के कण से लेकर के बड़े से बड़ा तारा, तारा क्या होता है? बड़ा सूरज होता है। ये सब कुछ एक है। Not only in a theory, in a hypothesis, but in every actuality, फिजिकल भी, मेंटल भी, स्पिरिचुअल भी, सब कुछ एक है। क्योंकि क्यों एक है? क्योंकि जो भी जैसे माने हमारे शरीर जिस मैटर का बना हुआ है, या कोई किसी तारे का मैटर जिससे बना हुआ है, या किसी कीड़े मकोड़े का जो मैटर बना हुआ है, ये बड़े देवता जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु, माने ऐसा है कोई, या जो भी है देवता किसी धर्म के, उनका भी बॉडी कुछ है। तो जो मैटर बना हुआ कहाँ से आया है? उसी एक से निकल रहा है मैटर। तो एक ही मैटर का सबका बॉडी है, एक ही माइंड प्रिंसिपल सब में है, अलग-अलग लेवल पे व्यक्त हो रहा है, अलग-अलग घनत्वों में है, तो सब कुछ एक है, वन है। और वो कहती है यही वननेस ऑकल्ट डॉक्ट्रिन का, थियोसॉफी का मेन आधार है। और जो पार्ट बताए रहे हैं वो केवल मनुष्य के लिमिटेड माइंड को समझाने के लिए। जैसे कहा जाए मनुष्य के 7 शरीर हैं, 7 प्रिंसिपल, केवल समझाने के लिए। नहीं, सातों एक हैं। अगर उसमें एक निकाल दिए तो मनुष्य वो काम कर ही नहीं पाएगा, है ना? तो सबको एक है। तो इसीलिए एकत्व को समझना, वही बाद में कहा गया कि एकत्व को समझना वही स्पिरिचुअलिटी है। जितना आप समझ पाएँगे वही आपका विचार, आपकी भावनाएँ चेंज होंगी, और उसी में आप एक हो पाएँगे। और फिर 3 फंडामेंटल प्रोपोज़िशन लाए गए। पहला प्रोपोज़िशन है कि देयर इज़ ए एब्सोल्यूट इम्यूटेबल प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट परम है, वो परिवर्तन नहीं होता कभी, शाश्वत है, इटर्नल है, माने कभी चेंज नहीं होता। और वो न घटता है, न बढ़ता है,
और उसको मनुष्य का जो माइंड है लिमिटेड है, वो समझ नहीं सकता। अगर मनुष्य को समझने का, उसको वर्णन करने की कोशिश करता है तो उसको बौना कर देता है, डॉर्फ कर देता है। और उसको जो है फिर कोट करती हैं। अब वहाँ कोट आ रहा है कमेंट्री में कि आपका उपनिषद ये कह रहा है, मांडुक्य उपनिषद को कोट किया जा रहा है, मांडुक्य उपनिषद कह रहा है। उसको वो मनुष्य न उसको सोच सकता है, न उस पर बोल सकता है। अनिर्वचनीय, अनिर्सोचनीय है, क्योंकि मनुष्य की समझ से बाहर है, परे है, कॉम्प्रहेंशन। अब एंड में कहती हैं हिंदू लोग उसको परब्रह्म कहते हैं, हिंदू लोग उसको परब्रह्म कहते हैं। जब विश्व बन जाता है तभी वो ऐसा रहता है, उसमें से कोई निकलता नहीं, केवल अपनी वो छाया डालता है समझाने के लिए। क्या होता है नोबडी नोज, बट समझाने के लिए कहा गया वो छाया डालता है। जैसे छाया जब बढ़ती है हमारी, तो हमारा कुछ कम नहीं होता, हम तो ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो पूरे पुराने सिद्धांत को नकार दिया गया कि कुछ क्रिएशन नहीं होता। जैसे धर्म में आ गया कि वो ईश्वर क्रिएट करता है, कहते हैं कुछ क्रिएट नहीं होता, कुछ उसमें से निकलता नहीं, क्यों निकलेगा तो घट जाएगा, कुछ निकलता नहीं हो तो क्या होता है कहते हो केवल छाया डालता है। छाया कहाँ डालता है? अपने ऊपर ही छाया डाल देता है। स्पेस भी वही है, स्पेस में अपना छाया डालता है, ब्रह्म प्रकट हो जाता है। अभी केवल समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि अगर हम कहेंगे उसमें से निकलता है, तो अगर निकलता है तो कम हो जाएगा थोड़ा। भाई अगर आपका कोई हिस्सा निकाल दे, आपका मान लीजिए आपके बॉडी से कुछ चीज़ भी निकाल दी, उतना तो कम हो गया ना, तो कम होता नहीं, तो क्या होता है फिर? फिर वो क्रिएट करता है, कहते हो क्रिएट कैसे कर सकता है? क्रिएट करने के लिए माइंड को लिमिट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वो सोचता तो है नहीं, क्योंकि वो थिंकर। तो फिर उन्होंने कहा कि वो केवल शैडो डालता है। फिर प्रश्न है किस पर शैडो डालता है? क्या क्या चीज़? कहते हैं स्पेस। स्पेस ही हुई है, जो सारा स्पेस दिखाई पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें लाई गई। तो और जो सेकंड पार्ट में जो आया गया, जो सेकंड पार्ट में 3 न्यू फंडामेंटल प्रोविज़न लाए गए, सेकंड में एंथ्रोपोजेनेसिस। उसमें भी स्ट्रक्चर वही है, श्लोक लाए गए, फिर तमाम धर्म ग्रंथों का कोट किया जा रहा है टू सपोर्ट दैट। तो उसमें 3 फंडामेंटल प्रोविज़न लाया कि मनुष्य के इस पूरे पृथ्वी पर 7 प्रकार के मनुष्य एक साथ ला दिए गए। अब ये साइंस नहीं मानता और धर्मग्रंथ नहीं मानते। धर्मग्रंथ मानते हैं, जैसे बाइबल कहता है एक एडम और ईव पहले लाए गए। हमारे कहता है एक मनु और शत्रुपा लाए गए, एक मेल और फीमेल पहले पैदा किए गए, उनकी संतानें फिर पैदा हुई हम लोग। नहीं, थियोसॉफी सीक्रेट डाट नहीं, 7 ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वर ब्रॉट टुगेदर ऑन 7 डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ। अब 7 ग्रुप्स क्या है भाई? उसको समझिए, क्योंकि बात हो रही 7 रेसेस बनेंगी, तो 7 रेसेस का बीज एक साथ डाल दिया गया, समझ, जो डालना था, माने पुराने जो चेन थी अर्थ पे से। तो इस तरह समझ आते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट ओनली वन मेल वन फीमेल इज बीइंग ब्रॉट, जो जितनी रेसेस बनेंगी सबका बीज डाल दिया गया है, इन टाइम आ जाएंगी, पृथ्वी पर ला दिया गया। ये समझ गया। दूसरा उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो एस्ट्रल शरीर पहले बनता है, फिजिकल बॉडी बाद में बनती है। अब इसमें तो साइंस कुछ समझता नहीं, एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी। धर्म ग्रंथों में बात है, सूक्ष्म शरीर की बात होती है हमारे वेदांत में, बट ये नहीं कहा कि सूक्ष्म शरीर पहले बनता है, ये नहीं बात की गई है। ये बताया गया 5 कोष होते हैं, यहाँ लाया गया नहीं। आपका एस्ट्रल यानी सूक्ष्म शरीर जो है, मनोमय कोष पहले बनेगा और उसी पर ये फिजिकल बॉडी बनेगी, ये क्लियर किया गया। और थर्ड ये बताया गया कि जो स्तनपायी जानवर हैं इस राउंड में, जो स्तनपायी जानवर जिसको हम कहते हैं मैमल्स, किसी भी मैमारियन के पहले मनुष्य पहले आया इस राउंड में। ये भी साइंस के खिलाफ जाता है। साइंस समझती है कि, साइंस कहती है कि पहले जानवर आए, मैमारियंस आए। इन जनरल जानवर पहले आए, बट इस राउंड, ये जो पहला 5वां राउंड, चौथा राउंड चल रहा है, इसमें जो मैमालियंस जो होते हैं हाईएस्ट क्लास के एनिमल माने जाते हैं, तो उसके पहले मनुष्य आ गया। इसका रीज़न दिया गया क्यों लाया गया। तो ये कुछ जो उन्होंने चीज़ें बताई, जो पहले बताया गया ना, कुछ चीज़ें आपको धार्मिक ग्रंथों से और साइंस से विपरीत लाएंगी, लेकिन उसका एक्सप्लेन किया गया नहीं ये चीज़ है और क्यों सही है। फिर उन्होंने कहा को ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें एक परियों की कहानी जैसी लगेंगी, क्योंकि वो तो धर्म ग्रंथ में कहीं है नहीं है, न साइंस में है। तो वो लगे कोई परी की कहानी समझ रहा है, तो कहते कोई बात नहीं, आप परी की कहानी समझ लीजिए अभी आप। बट परी की कहानी समझने की कुछ आपको इमेजिनेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, वही कहानी सुनी इमेजिनेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, कुछ दार्शनिक स्वभाव भी होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, तभी तो समझ पाएंगे। तो कहेंगे और फिर तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं समझ पाते तो कोई एक हाइपोथेसिस समझ लीजिए, जैसे साइंस में तमाम हाइपोथेसिस हैं, कुछ खत्म होती हैं कि नई हाइपोथेसिस आती हैं, तो एक एडिशनल हाइपोथेसिस समझ लीजिए, जो एटलीस्ट बाकी जो हाइपोथेसिस हैं और बाकी जो कहानियाँ हैं उससे ज़्यादा इसमें सत्यता है। ये उन्होंने कहा है। और नारद को कोट किया है। नारद ऋषि को जानते हैं आप नाम? सबने सुना होगा, बहुत बड़े देव ऋषि माने जाते हैं, यहाँ भी माना गया, बहुत बड़े ध्यानी चौहान हैं। नारद को कोट किया इसी समय। नारद जी कहते हैं एक सूत में कि किसी चीज़ को देख करके पहली बार, या आपकी नॉलेज पहली बार आई,
तुरंत में ये मत कह दो, ये नहीं है, ये सब गलत है, ये मत कह दो। उसको पहले पढ़ो, मनन करो, उसको समझने की कोशिश करो, तब जितना समझता उतना समझो, बाकी को छोड़ दो। वो नारद जी का। दैट मीन ये नहीं कि हमें कोई चीज़ ऐसी आ रही जो अभी तक हम नहीं जानते हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे अरे ये सब बकवास कर रहे हैं, ये सब कहानी है, सब कुछ नहीं है, धर्म ग्रंथों में कहाँ है, कहाँ लिखा है। तो उन्होंने नारद को कहा कि नारद आपके आपके ही ऋषि, सबसे बड़े ऋषि कह रहे हैं कि किसी चीज़ को जो नई लगती है, हालाँकि नई नहीं है, लेकिन ऐसे ही मत छोड़ दो किनारे, पहले समझो, बिसो, जितना तुम्हें लगता है ठीक उतना एक्सेप्ट करो, बाकी छोड़ दो। है ना? तो कहती हैं पहले आप समझिए, बिफोर डिसाइडिंग कि आप उसको स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकारते। वो चॉइस आपकी है, स्वीकार करना ना करना, बट बिफोर दैट यू स्टडी, ट्राई टू स्टडी। सिंपली बिकॉज़ आपके वेदों में नहीं है, आपके पुराण में नहीं है, आपके बाइबल में नहीं है, आपके साइंस में नहीं है, डोंट रिजेक्ट इट। है ना? ये चीज़। तो इस तरह से चलता। फिर एक और चीज़ आई है कि जो कहते हैं ये सब जब ज्ञान आता है तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं ये ऐसी ज्ञान होगा जिसको थोड़ा-सा भी झलक मिल जाएगी, जैसे कोई एक ऋषि एक पहाड़ की चोटी पे है, नीचे तमाम प्लेन है, घाटियाँ हैं और सडनली वो देखता है कि उसमें प्रकाश की किरणें जम रही हैं, पैदा हो रही हैं। उसके मन में इनर लाइट आएगी और फाइनली ये दृश्य वैसे पैदा होता है जैसे एक ऑरोरिया बोरिलिस बोरेलिस का आपने कभी पढ़ा होगा कि जो नॉर्दर्न पोल है, वहाँ पर जब सूर्य उदय होता है, 6 महीने में आप पढ़े होंगे ना रात में, जब पहली बार सूर्योदय बड़ा अच्छा लाइट आता है आसमान में, मल्टी कलर लाइट्स, वो ऑरोरिया बोरिस कहते हैं। उसको देखने के लिए तमाम टूरिस्ट जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह। कहता है उस तरह के मन में प्रकाश होता है कि सडनली आपका मन अंधकार में है तो उससे प्रकाश होकर और लेकिन वो सेज समझता है कि अभी भी इसके मिस्ट्री इसके पीछे है, अभी भी मिस्ट्री इसके पीछे है। इसको बुद्ध ने कहा कि पर्दे से पर्दे उठते उठते जाएँगे लेकिन उसके पीछे और पर्दे रहेंगे। माने मिस्ट्री इतनी गहरी है, इतना स्तर है उसका कि आप खाली सीक्रेट डॉक्ट्रिन को पढ़ के मत समझिए हम सबको मालूम हो गया। अभी तो एक पार्ट जैसे ना एक पर्दा थोड़ा खोला जा रहा है ये समझाने के लिए। और फिर उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी में लिखा कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ योगदान नहीं है। मैंने जो जहाँ से कहीं से जैसे कोई फूल का गुच्छा बनाता है ना, तो यहाँ से फूल तोड़ लेता है, वहाँ से फूल तोड़ लेता है, यहाँ से गुच्छा बना देता है। मेरा काम खाली उतना ही है, नोज़ गेल। मैंने कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया और आपके सामने गुच्छा दे रही हूँ। मेरा इसमें कुछ अगेन इट इट इज़ इन ह्यूमिलिटी। इनफैक्ट जितनी पुस्तकों को उन्होंने कोट किया है इसमें, उनके पास एक लोग कहते हैं उनके पास इतनी लाइब्रेरी थी नहीं, खाली 2-3 किताबें रखती थी, कहाँ से कोट कर दिया? उसका बताएँ। एक प्रोसेस ऑफ राइटिंग में उन्होंने अपनी बहन को लेटर लिखा कि तुम नहीं जानती कि मैं कैसे लिखती हूँ इसको। उनकी बहन थी, उसको बताने के लिए। और एक एक जब लिख रही थी वॉइस ऑफ साइलेंस एक ने उनको कहा कि वैसे देखती थी और पेन लिख रहा है और जैसे उनको यहाँ कुछ दिखाया जा रहा है और कोई नहीं देख पा रहा है, आप बैठे आपको नहीं दिख रहा है, उसे देख रही हैं वो कॉपी कर रही हैं। तो उसमें कहती जैसे मान लीजिए भगवद गीता का कोई श्लोक मुझे कोट करना है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कोट किया है भगवद गीता का श्लोक, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन के सामने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के सामने ला दिया जाता था मास्टर के उससे प्लेयर्स, और उसको लिख करके देख रही हैं, कोट कर रही हैं। इसी तरह जितने भी कोट किया है, चाहे बाइबल को, चाहे हर्मेस फिलॉसफी को, चाहे हमारे वेदों को, चाहे हमारे विष्णु पुराण को, वो पढ़ा थोड़ी उन्होंने। बट बाद में लोगों ने कुछ कंपेयर किया कि पेज नंबर वही कोट कर रही हैं, जो उसमें है। पेज नंबर वही कोट हो रहा है, पैरा नंबर वही कोट हो रहा है, सारा वही कोट हो रहा है। तो मास्टर उनके सामने सब ला रहे हैं। और बाद में अलकाट में लिखा कि उसमें 2-3 तरीके मास्टर ने अप्लाई कि मास्टर उनके सामने लाते थे, उससे लिखती जाती थी। और फिर जब मास्टर समझते थे कोई विषय ऐसा कुछ गंभीर है जिसको समझ नहीं पा रहे क्योंकि कोई लिखने पर ही समझना चाहिए ना, तो मास्टर अपनी चेतना को खुद उनमें प्रवेश कराते थे। और उसमें अलकॉट ने लिखा है उस समय उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी-सी बदल जाती थी, बिकॉज़ मास्टर की चेतना काम करती थी। और आइसिस सनवेल में ये भी लिखा कि रात में जब सुबह उठती थीं, वो तो हाथ से लिखती थीं। सुबह उठती थीं, कुछ-कुछ पन्नों पर लाल और नीली पेंसिल से करेक्शन हुआ करते थे। दैट इज़ मास्टर सटल बॉडी में आते थे, बस से करेक्शन करते थे। ऑलकॉट ने लिखा एक दिन हमने देखा, वो 2 बेडरूम थे, एक बेडरूम में ब्लॉट्सकी सोती थी, एक में ऑलकॉट। तो उनका करीब 2 बजे रात में नींद टूटी और देखा कि ब्लॉट्सकी सो रही हैं। उनके बगल में जो चेयर और टेबल है जिस पर लिखती थी, उस पे एक पुरुष बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी खिड़की से देख रहे थे, उसका पीठ उसकी तरफ था। लेकिन उसके हाथ में बाल थे, जैसे मेल के जनरली होते हैं, जैसे मानिए हमारे, और वो कुछ लिख रहा है और वो मास्टर और सुबह उठती हैं तो उसमें करेक्शन किए होते हैं। तो इस तरह से वो लिखा गया और इसी लिखते हैं कि आई एम नॉट द ऑथर। ऑथर और राइटर में फ़र्क क्या है? रिकॉर्डर, आई एम ओनली रिकॉर्डर। सो और जो प्रोलॉग अंत में लाती हैं, हाँ हाँ, उसको भी कहती हैं कि सीक्रेट डॉक्ट्रिन जो है एक ऑर्डिनरी पुस्तक की तरह नहीं पढ़ना है कि आप पहली पेज से आखिरी पेज तक पढ़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना मैटर लाया गया है। इसको पढ़ने के तरीके पहले आप प्रस्तावना पढ़िए, फिर उसका सारांश पढ़िए, एंड में दिया गया है, फिर कुछ समरी कुछ पॉइंट है वो पढ़िए और फिर इंडेक्स में जाइए, जो चीज़ आपको मान लीजिए रुचिकर है
उसको देखिए किस किस पेज में है। जैसे मैंने नारद का नाम लिया, हम लोग हिंदू में नारद और विष्णु जहाँ नाम है हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो नारद जहाँ है, अब देखिए कहाँ कहाँ पेज में नारद के बारे में क्या लिखा है, उसको पढ़ डालिए पहले। फिर मान लीजिए आप विष्णु का नाम आता है, विष्णु के बारे में पढ़ डालिए, शिव के बारे में पढ़ डालिए, जो भी आपको रुचिकर लगे वो पढ़ डालिए। तो आपको इस तरह से थोड़ा-सा एक बृहद ज्ञान हो जाएगा। फिर आप पहली पेज से आखिरी पेज तक पढ़िए, ज़्यादा उसमें आपको कॉन्फिडेंस जाएगा। तीसरा, पढ़ने का तरीका बताया, क्योंकि तभी से प्रश्न उठा था कि ये बड़ी मुश्किल पुस्तक है, कैसे पढ़ा जाए? आज भी लोग उठाते हैं ये प्रश्न। तो उन्होंने इसका एक क्लास लिया कि कैसे पढ़ाया जाए सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जिसमें ये सब पॉइंट बताए, एक ग्रुप को बताया उन्होंने, किस तरह से इसको पढ़ा जाए। फिर उनसे ये भी प्रश्न आया कि आप इतना मुश्किल क्यों इसको लिखी हैं? तो उसका रीज़न दिया कि भई देखिए, इसमें मेन पर्पज़ है नॉट ओनली पढ़ना, कोई एंटरटेनमेंट करना नहीं है। इसके माइंड को विकास का उद्देश्य है। जैसे एक उद्देश्य है ना, माइंड को मनुष्य को उसका स्थान बताना और कहाँ ले जाना है उसको। और हर एक चीज़ का विकास तभी होगा जब उसको फूड दिया जाए प्रॉपर। जैसे शरीर का विकास फूड प्रॉपर दिया जाए और उसको डाइजेस्ट किया जाए और उस एक्सरसाइज किया जाए। जैसे मसल का एक्सरसाइज करते हैं हम मसल को मजबूत करने के लिए, तो माइंड को फूड देना है, माइंड को एक्सरसाइज देना है और माइंड को समझना है, डाइजेस्ट करना है, तीनों चीज़ करनी है, तभी माइंड विकास कर पाएगा। माइंड केवल कहानियों और किस्सों से नहीं माइंड विकास करेगा उसको। और मेन पर्पज़ है माइंड का विकास करना, हेड माइंड का, फिर तभी से बुद्धि मिलेगी, बुद्धि का प्रकाश आएगा, वही बुद्धि योग। तो ये सब चीज़ें से बताई और एंड में बहुत एक और सुंदर चीज़ लाई है वो सिख में। तो उन्होंने ये भी लिखा कि इसको 20th सेंचुरी में लोग समझना शुरू करेंगे, 19th वाले समझेंगे नहीं इसको। मैंने जिस सेंचुरी में लिखा नहीं वो सब नहीं समझेंगे इसको 20th सेंचुरी में समझना शुरू करेंगे, तब लोग समझेंगे इसके डॉक्ट्रिन ना तो एग्जैजरेशन है, या कल्पना है, ये कुछ सत्य है जो बताने की कोशिश की जा रही है। और अगले 100 साल में अगर समझ जाएँगे, 100 साल के फूट दिया गया, तब और दिया गया। तो एंड में लिखती हैं, ये जो 2 वॉल्यूम दिए जा रहे हैं, दे दे आर ओनली प्रोलोग, खाली प्रस्तावना है, ये जो 2 वॉल्यूम दिया रहे हैं। अगर इसको आप समझ लेंगे, जितना समझ लेंगे, तो फिर 3rd और 4th वॉल्यूम दिए जाएँगे, जिसका मैटर ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन जब वो मर गई तब तक वो लोगों को कुछ पेपर मिले, वो मिला नहीं और तब दिए जाएँगे। लेकिन उसके पहले मनुष्य को अपने माइंड से युगों का कचरा हटाना पड़ेगा। कचरा वर्ड क्या है? कचरा माने जो तमाम तरह के गलत विश्वास, धर्म और साइंस के बारे में हमने पढ़ रहे, वो हटाना पड़ा। और एक बड़े शब्द लाखी कि ये मुश्किल काम, बहुत मुश्किल था इसका शुरू करना। एक व्यक्ति के लिए ऑकल्ट के जंगल में जाना, ज्ञानी जंगल माने वर्जिन जंगल जानते हैं? जहाँ पर कोई पहले गया नहीं है, अंधेरे जंगल में, अछूता जंगल, वहाँ जाना, माने एक उपमा दी गई है। और एक काम किया गया है इससे कि जो अंधविश्वास है और छलावा, जो अज्ञानता है और जो प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस माने ज्ञान के धर्म पर, उसका जो घातक विष का पेड़ है, उसको उखाड़ने की कोशिश की गई है। उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई है और उसमें हम कुछ सफल हुए हैं। अब आगे आपको करना है, आगे की जनरेशन को जब आप इसको हटा लेंगे, उनका जब थियोसॉफी समझ जाएँगे, अपने माइंड को कचरा हटा लेंगे, तो और ज्ञान दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये गुह्य ज्ञान को समझने के लिए कुंजियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो अब बच्चे जब तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन की, कुंजी पढ़ते हैं ना तो कुंजियों की ज़रूरत पड़ती है और सीक्रेट डांट के माध्यम से पहली 7 कुंजियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पुराणों को समझने के लिए आपको 7 कुंजी की ज़रूरत है। तो अगर कुंजी रहेंगे तो आप पुराणों को खाली वो कहानियाँ मान लेंगे, जो आप समझेंगे, कोई समझेगा ये सब बेकार कहानियाँ हैं, उससे जो इसका कोई मतलब नहीं। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन के माध्यम से पहली कुंजी दी जा रही है और जितना आप समझ पाएँगे वो कुंजियाँ अपने आप आएँगी, मतलब जितना आप अपने माइंड को डेवलप कर पाएँगे, वो उतना समझ आपकी बढ़ेगी हर एक लेवल पर। ठीक है ना? ये 7 लेवल की कुंजियाँ क्या होती हैं? माइंड के 7 सब प्लेन हैं, बुद्धि के 7 सब प्लेन हैं। सातों सब प्लेन को आप एक्टिव करने के लिए, जैसे-जैसे एक प्लेन का आप डेवलप होगा, धीरे-धीरे दूसरा प्लेन डेवलप हो जाएगा। वो कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन पहली कुंजी इसके थ्रू दी जा रही है, जिसकी इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स एक गंभीर अध्ययन करने की आपको एक अभ्यस्त बनाया जा रहा है और उससे आपका माइंड जिस तरह विकास करेगा, तो वो उस प्रोसेस से और आगे बढ़ेगा और उसका माइंड कैपेसिटी और बढ़ेगी और चीज़ों को समझेगा। ये प्रक्रिया चलेगी। जितना अभी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना माइंड हमारा इस समय डेवलप होगा और जितना डेवलप होगा और गुण समझने की हम उसमें कैपेसिटी आ जाएगी। वो समझेंगे, इस तरह कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर हम चीज़ों को एक समग्रता से, पूर्णता से समझ पाएँगे। तो ये तो थोड़ा-सा हमने आपको सीक्रेट डॉक्ट्रिन के बारे में दिया और सीक्रेट डॉक्ट्रिन के बारे में एक और किसी ने बताया था, जिसमें साइंस भी है। इसमें पता नहीं पिछली बार हमने आपको ज़िक्र किया था, आइंस्टीन इसके रखते थे कापियाँ, इसको, जो फेमस साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने अपने कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को बोला था कि अगर आपको कोई साइंटिफिक समस्या उलझन में डाल रही है, तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन के पन्नों को फेरिए,
कहीं न कहीं आपको संकेत मिल जाएगा उसको सॉल्यूशन का। और ऐसे ही मुझे लगता है, इसमें जितना साइंटिफिक ज्ञान दे दिया गया है, अभी भी पूरा साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। जैसे मैंने फ़ोर्स की बात की है, फ़ोर्स कोरिलेशन की बात की गई है, एनर्जी होता क्या है, कैसे होता है? जैसे साइंस मानता है एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ अगर ना कन्वर्ट होती है ना वो कुछ नहीं होता। क्या होता है अभी नहीं बताएगा। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो दिस इज़ अगेन सीक्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ द होल सीक्रेट डॉक्ट्रिन पार्ट टू अंडरस्टैंड वेरी फ्यू धीरे-धीरे बताएँगे एंड ओनली पार्ट हैज़ बीन गिवन एंड पर्पज़ हमने बताया क्यों दिया जा रहा है और मेन कंटेंट क्या है, ये हमने रखा। और इसीलिए एटलीस्ट एक ग्रुप ऑफ थियोसिस इंक्लूडिंग मी, हम ऑलवेज़ कहते हैं कि भई अगर अपने मेंबर्स को भी अगर आपको रियल आप पढ़िए एनी बेसिस सबको पढ़िए, दे आर वेरी गुड लिटरेचर। बट अगर रियल आपको ज्ञान जाना है तो सेक्रेड डॉक्ट्रिन और आईसी सनवेल और महात्मा का लेटर जो सब मिला के सेक्रेड डॉक्ट्रिन है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उतना आपको फ़ायदा मिल जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी से। और दैट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो। तो बहुत ही अद्भुत पुस्तक है और इसमें मैंने जहाँ तक समझा है, मैं नहीं क्लेम करता, मैंने पूरा पढ़ लिया है, पढ़ने की कोशिश किया है। मेरा भी ये निष्कर्ष है कि मनुष्य के ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इसमें छुआ नहीं हो। इवन एक मानव स्त्री के गर्भ में बच्चा कैसे पैदा होता है और ब्रह्मांड कैसे पैदा होता है, यहाँ से लेकर के शुरू करके क्या होता है। तो देवता क्या हैं? हाँ, और चीज़ें धर्म के बारे में लाई गई कि देवता हैं, असंख्य देवता हैं, उनके अपने काम हैं। हमसे कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं मनुष्य के, लेकिन सब मनुष्य के ये या तो मनुष्य बन चुके हैं या मनुष्य बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए मनुष्य की जीवन क्रिटिकल है, बिना इसके आदमी ऊपर नहीं जा सकता। और देवताओं की कई श्रेणियाँ हैं, लेकिन हर देवताओं को में ये मनुष्य से एक अलग चीज़ है, उनके कोई पर्सनल भावना नहीं है, जैसे हमारी पर्सनल भावना है। जैसे हम आप कुछ कह रहे हैं, आपको हम आपका कोई चीज़ लाइक करें, कोई डिसलाइक करेंगे, ये देवताओं में नहीं है। वो हर एक चीज़ एक निष्पक्ष भाव से एक लॉ के अनुसार करेंगे। और दूसरा, मनुष्य के मन में कुछ प्रेजुडिस हो जाता है अपने लिए। कोई हमारी प्रशंसा करता है, उससे हम खुश हो जाते हैं, कोई हमारी आलोचना करता है ना, ये उसमें नहीं है। तो कहते हैं ये पर्सनल चीज़ें केवल मनुष्य के लेवल पर है। और इसलिए मनुष्य का जो काम है, को देवताओं की प्रार्थना करके कुछ लेना चाहता है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो पर्सनल चीज़ है नहीं जो आप समझते हैं कि हमारी तरह है। जैसे मान लीजिए हम 2 मनुष्य हैं, हम आपसे कुछ माँगे आप दे देंगे, वो तो आपको केवल लॉ के अनुसार जो है वो मिलेगा आपको, वो कुछ नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि दे आर दी नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, दे आर ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटफुल रेवरेंस, क्योंकि वो अपना आपसे ऊँचा काम कर रहे हैं। जैसे आपका बड़ा आदमी कम काम कर रहा है, उसका आदर करिए, आप उससे पूजा मत करिए, क्योंकि पूजा में क्या आ जाता है, हम कुछ उसे चाहते हैं, है ना? तो वो नहीं हो सकता। सो और किसका फिर पूजा करें? केवल केवल उनका रूटलेस रूट, कॉज़लेस कॉज़ जो एक है, उसी की पूजा हो सकती है। वो कौन है? वही परम पीसफुल, उसकी पूजा कैसे होती है? नॉट इन एनी मैन मेड टेम्पल। तो कौन से टेम्पल में? मनुष्य के हार्ट में। प्रोवाइडेड हार्ट प्योर हो। प्योर का हार्ट का मतलब है निस्वार्थ हो जाए, निष्काम हो जाए, सबकी भलाई का हाल हो, तो अपने आप वो प्रकट हो जाएगा। और वो प्रकट होता है केवल थ्रू द स्मॉल वॉइस, जो अंतः चेतना की आवाज़ है, उसी के थ्रू परब्रह्म प्रकट हो रहा है। तो अंतः चेतना की आवाज़ के अनुसार आप काम करिए, वही उसकी पूजा हो जाएगी। जो कहते हैं ना भई, आप समझते हैं ये काम गलत है, तो कोई कहता है आदमी वह हमारी आत्म चेतना मना कर रही है, तो सुनिए आप उसकी, वही परम आपको गाइड कर रहा है, वही पूजा हो रही है उसकी। तो और अपने आपके जो अच्छे जो सद्कर्म होंगे वही आपके पुजारी हैं, जो आप खराब आदतें छोड़ें वही वही त्याग है उसके लिए। तो इस तरह से उन्होंने कोट किया, बिल्कुल माने दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी भी ला दी गई इसमें, स्पिरिचुअलिटी का। इसीलिए कहीं इसमें वो उस तरह की गॉड की बात नहीं की गई जो पारंपरिक धर्मों में है। इनफैक्ट उसको नकार दिया गया है कि मनुष्य ने जितने गॉड की कल्पना की गई है, वो केवल उसकी कल्पना है, केवल कल्पना है। गॉड ऐसा कुछ नहीं है। गॉड एक नियम के अनुसार काम कर रहा है, नेचर इज़ लॉ, लॉ इज़ गॉडिटी, वही काम कर रहा है। और इसलिए थर्ड जो प्रपोज़ल है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, टू इन्वेस्टिगेट हिडन लॉज़ ऑफ नेचर एंड लेटेंट पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग, वो स्टडी करें हम और नेचर के लॉ के अनुसार अपने जीवन को जिएँ, सभी जीवन को, अपने भौतिक जीवन को, सांसारिक जीवन को भी, आध्यात्मिक जीवन को। दैट इटसेल्फ इज़ ए वर्शिप या जो भी है रेवरेंस सब होता जाएगा। तो ये सब उनका है। और उसको देवताओं की पूजा न करने का एक और रीज़न दिया कि सभी जो हैं ट्रांज़िएंट है, कोई परमानेंट नहीं है। जैसे मनुष्य भी मान लीजिए 100 साल ज़िंदा रहा, 60 साल रहेगा, वैसे भी देवताओं की भी एज है, किसी की कुछ हज़ार साल होगी, कुछ लाख साल होगी। और जो भी मैनिफेस्टेशन है वो सब में इम्परफेक्शन है कुछ, परफेक्ट तो केवल एक ही है, जिसको परब्रह्म कहते हैं। तो ये भी रीज़न दिया गया।
तो सबका अपना काम है और सबको रिवर्स करना है। बट किसी से वैसे आप पूजा करते हैं कि आप कुछ नहीं माँगते तो ठीक है, लेकिन पूजा में हमें कुछ न कुछ भावना आ जाती है, हमें कुछ चाहिए। तो कहते हैं उस तरह की पूजा आपको आध्यात्मिक रूप से नुकसान करेगी, हानि करेगी, नॉट ओनली व्यर्थ है कि आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ रोकेगी। तो ये सब उसमें लाया गया है। तो बोथ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, साइंस लाई गई और बल्कि मनुष्य के मन को उसको एक दिशा देने के लिए, सही दिशा देने के लिए लाया गया। तो जो हमने अभी चर्चा किया सीक्रेट डॉक्टरिन के बारे में, उसमें कुछ स्पेसिफिक बिंदु मैं उस नोट से आपको बताना चाहूँगा और वो इसके लिए अच्छा रहेगा श्रोताओं के लिए। जैसे हमने बताया कि उन्होंने पहले कहा कि जो फाइनल कंक्लूजन उसको देख लीजिए, समरी देख लीजिए, तो उसके बारे में थोड़े से पॉइंट हम बताएंगे। सारांश उन्होंने बताया है, इसमें बहुत डिटेल है, हम खाली कुछ बिंदु बताएंगे। सारांश समझाते हुए उन्होंने 6 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है सीक्रेट डॉक्ट्रिन युगों की संचित प्रज्ञा है। लोग कहते हैं क्या है? युगों की संचित प्रज्ञा है, तमाम युगों की इकट्ठी हुई प्रज्ञा है, युगों की नॉट इक्वल फिफ्थ रेस की। उन्होंने कहा ये फिफ्थ रेस के ऋषि चौथे रेस के ऋषियों से सीखे, चौथे रेस के ऋषि थर्ड रेस के ऋषियों से सीखे, और खाली सीखे नहीं, उसी को बताया नहीं, उसको अपने लेवल पर उसको वेरीफाई किया, जांचा अपने मेंटल लेवल पर। और नॉट ओनली बाई वन ऋषि, जैसे एक ऋषि ने जांचा, उसने कहा ये ठीक है, दूसरे ऋषि ने जब उसको कंफर्म किया कहीं तभी उसको लाया गया सामने, जो जिसमें डिफरेंस पाया उसको नहीं लाया गया। तो वेरीफाइड है बाई युगों से, बाई युगों के ऋषियों से। और ये क्यों बताया गया कि ये फिर सत्य के नज़दीक है, कोई कल्पना नहीं है, इट्स नॉट कल्पना। और दूसरा पॉइंट, इस प्रथा में मूलभूत नियम एक है कि एक ही केंद्रीय बिंदु से सब कुछ निकलता है और सब कुछ में समेटता है। केंद्रीय बिंदु ही परब्रह्म, उसी से सब कुछ निकलता है, सब कुछ उसमें समझ जाता है प्रलय के टाइम में, महाप्रलय। मैं बस 2 लाइन बता रहा हूँ, डेट में दिए गए। और वही मूलभूत कारण है और एक ही पॉइंट है जिसको हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, स्पिरिट मैटर कहते हैं। वो न स्पिरिट है न मैटर है, बट दोनों है, और हमेशा दोनों। उसको संस्कृत में ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, वैसे स्पिरिट मैटर या मैटर स्पिरिट, उसी के सारे रूप और सारी चेतनाएं बनती हैं। विश्व इस अज्ञात परम सत्व का, परम सार तत्व का एक नियत कालिक व्यक्त स्वरूप है। जो विश्व दिखाई पड़ रहा है, दिखाई या इनविजिबल, उसी एक जो परम एसेंस है, उसी का पीरियोडिकल ये रूप है। फिर कह रहा है उसको एसेंस भी कहना ठीक नहीं हुआ। पहले कह दिया एसेंस है, बट एसेंस कहना ठीक है। जब एसेंस कहते हैं क्यों नहीं ठीक है? जब एसेंस कहते हैं दैट मीन्स वो कोई चीज़ है। जैसे कोई हम मीठा चीज़ खा रहे हैं, उसका एसेंस, बट तो कोई चीज़ है नहीं है, तो एसेंस कहना भी ठीक नहीं है। तो खाली ये कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं है, वो केवल एक प्रिंसिपल है और उसी का ये व्यक्त स्वरूप है। फिर विश्व अपने सभी चीज़ों के साथ माया कहलाता है, ये आपने सुना होगा। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मम सत्य जगत माया। माया मीन्स ये नहीं कि भ्रम है, माया मीन्स टेम्पोररी है, अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। जैसे हमारी बॉडी टेम्पोररी होती है, कोई बॉडी, विश्व सब टेम्पोररी है, तो किसी को रियलिटी मत समझें। सब विश्व में सभी साम्राज्यों में सभी चीज़ें चैतन्य हैं, अर्थात अपनी चेतना के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि वह पत्थरों में चेतना नहीं पहचान सकता, तो उसे कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उसमें चेतना नहीं। सभी में चेतना है, सभी में लाइफ है। इसलिए मनुष्य को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि पत्थर में कोई लाइफ नहीं है। पत्थर में भी लाइफ है, चेतना है, अलग अलग स्तर में। कोई चीज़ मरी हुई नहीं है, कोई अंध पदार्थ नहीं है, कोई अंध लॉ नहीं है, सब चैतन्य है, सब जीवंत है। फिर आता है विश्व का कार्य और मार्गदर्शन अंदर से बाहर की ओर होता है, बाहर से अंदर नहीं होता। जैसे धर्म मानता है बाहर से कोई ईश्वर कंट्रोल कर रहा है हमारे भाग्य को, हमारी घटनाओं को। साइंस भी कह रहा है कि बाहर से ये लॉज काम कर रहे हैं, हीट के लॉज, थर्मोडायनेमिक्स लॉ। यहाँ कर रहे नहीं, सब कुछ अंदर से हो रहा है, सब अंदर से बाहर की ओर हो रहा है। क्यों? और जो परब्रह्म है वो सबके अंदर बैठा हुआ, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं सबके अंदर है, अंदर से सारी प्रणाली। इनफैक्ट ब्लॉड्स कहती हैं कि आपका जब से हाथ भी हिलता है तो हाथ अब नहीं हिलता है, पहले माइंड का सोच लेता है हाथ को ऐसे उठाना है, अनकॉन्शियस माइंड से। आप भले ही सोच रहे हैं, आपका माइंड सोच रहा है मेरे हाथ को ऐसे उठाना है कोई भाव देने के लिए। सभी सारी क्रियाएं अंदर से बाहर की ओर हो रही हैं, इसलिए विश्व भी अंदर से बाहर की ओर प्रकट हो रहा है। इसीलिए अपने अंदर को पहले साफ करना है। अंदर क्या? अपने विचारों भावनाओं को, तब आपके कार्य, बाहरी कार्य ठीक होंगे। बाहरी कार्य ठीक नहीं होता जब तक आपके अंदर के विचार और भावनाएं ठीक होंगी, इसलिए अंदर को सफाई पहले जरूरत है। मनुष्य ब्रह्मांड की लघु प्रकृति है। पूरा ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, मनुष्य में सारी शक्तियाँ हैं वो, क्योंकि उस स्टेज में इवोल्यूशन में पहुँच गया है। और फिर आता है कि कर्म और सभी जो हैं वो हमने बता दिया कि देवताओं जो हैं वो भी उस नियमों के दास हैं, कर्म नियमों के दास, जैसे मनुष्य दास है।
इसलिए वो किसी कर्म को नियम को तोड़ नहीं सकते। उसी में आया कि उनकी पूजा जो हमने उसका हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर आता है मनुष्य जो है इन सभी दैवी श्रेणियों के सार का मिश्रण है। जितनी देवताएं हैं ऊपर से नीचे तक सब में जो एसेंस है मनुष्य में है, और इसलिए केवल मनुष्य में ये क्षमता है कि अपने प्रयत्न द्वारा किसी भी देवता के बराबर हो सकता है या सारी देवताओं के सबसे ऊंचा निकल सकता है, क्योंकि सारी देवताओं की शक्तियाँ उसके अंदर है बीज में। केवल उसको करना है अपने पर्सनल को पैरालाइज करना है, माने इस सांसारिक इच्छाओं को ख़त्म करना है और श्रेणी मिलाना है, तो सभी उसमें जाना है। प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था एक उच्च जीवन की ओर गतिशील है। सारा जीवन उच्च की ओर चल रहा है, मनुष्य भी, पेड़ पौधे भी, जानवर भी, कीड़े मकोड़े भी, यह है। और इसीलिए कहा गया है कि हर एक प्राणी, हर एक बस फ्यूचर ईश्वर है, फ्यूचर बुद्ध है। अडाप्टेशन होता है, अडाप्टेशन होता है जलवायु के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार हमारी बॉडी चेंज होती है, रूप चेंज होते हैं, अनुकूलन होता है, ये सब होता है। ये 6 पॉइंट बताए गए और 5 प्रूवन तथ्य हैं। प्रूवन तथ्य क्या है? द सीक्रेट डॉक्ट्रिन कोई नास्तिकता नहीं सिखाती। ये लोगों ने कहा कि आप नास्तिकता सिखा रही हैं, आप भगवान का नाम ले नहीं रही, भगवान की पूजा नहीं करने का रही, तो कि सीक्रेट डॉक्ट्रिन कोई नास्तिकता नहीं सिखाती। यह केवल मूर्ति और प्रत्येक मानव कृति देव ईश्वर की कल्पना को अस्वीकार करती है, केवल आइडल वर्शिप को और एंथ्रोपोराइज गॉड को अस्वीकार करती है। इट एक्सेप्ट दी गॉड इन नेचर, नेचर में गॉडहुड है उसको एक्सेप्ट करती है। यह ईश्वर को स्वीकार करती है और उसको शिष्ट में सहायक देवों के एक समुच्चय के रूप में, न कि किसी एक वस्तु व्यक्ति के भी रूप में। जितने देवता हैं, जितने मनुष्य हैं, सबका जो चेतनाओं का संग्रह वही संसार का ईश्वर है। और वो कहती हैं ईश्वर क्रिएट नहीं करता, वो केवल उस तरह है जैसे आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट को नक्शा बनाता है कि कैसे संसार बनना है। वो नक्शा भी उसको जब मनवंतर होता है परब्रह्म से मिल जाता है। बाकी जो बनाने वाली शक्तियाँ नीचे की शक्तियाँ होती हैं, फोर्सेज हैं, वो करती हैं। फिर ध्यान चौहान के 2 गुण होते हैं। ध्यान चौहान देवताओं के 2 गुण होते हैं। एक तो विवेकहीन पार्श्विक पदार्थ, एक तो पार्श्विक पदार्थ जो मैटर है उसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें कोई समझ नहीं है, और दूसरे उनकी उच्च समझ उसे गाइड करते हैं मैटर को। तो 2 काम हैं। और देवताओं में भी कभी कभी वो भी चूँकि अपूर्ण हैं, इसलिए उनके काम में कभी कभी कमियाँ रह जाती हैं, जैसे हमारे काम में इम्परफेक्शन रह जाते हैं। और इसीलिए उनमें से कोई भी दैवी शक्ति सम्मान या पूजा की वस्तु नहीं हो सकते हैं, उन कहता है। बट वो मानवता के कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धा के पात्र हैं, और मनुष्य को हमेशा ये प्रयत्न करते रहना चाहिए कि उनके कार्य में सहायक हो सकें अपने सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार, और प्रकृति के सहकर्मी बने, को वर्कर बने। फिर पदार्थ शाश्वत है, इटर्नल है, मैटर भी डिस्ट्रक्ट नहीं होता, मैटर खाली रूप चेंज होता है। विश्व का उद्भव एक आदर्श योजना से होता है, एक आइडियल प्लान बनता है और सारा विश्व उसके अनुसार बनता है। तो हम और आप जो हैं, ये बिल्डिंग जो है, दिल्ली शहर है, ये जो भी इस समय उसी आदर्श योजना के सब उसमें ऑलरेडी कॉपीज़ हैं, उससे ब्लूप्रिंट जैसे होता है ना, उसी से निकलते हैं, बनते हैं, और सब उसी से। इसको आजकल क्वांटम साइंस भी मानता है कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए टेबल है, ये स्टूल है, ये सबका जो कॉन्शियस लेवल पर सबका प्रतिरूप ऑलरेडी है, पहले से सब बन रहा है। इसलिए मनुष्य कोई नई चीज़ नहीं बनाता है, कोई नई डिस्कवरी साइंस में नहीं करता है, सब कुछ उस कॉन्शियस लेवल से उतरता है, केवल उसके माइंड में उसकी एक इमेज बन जाती है, उससे बनाता है। जैसे जिस कारपेंटर ने मान लीजिए स्टूल बनाया, उस कारपेंटर ने कुछ नहीं किया, वो ऑलरेडी वहाँ से उसका माइंड उसने पकड़ा है एंटीना में, वो जो कॉन्शियसनेस के लेवल पर है, वो नक्शा उसके माइंड में उसने बना दिया उसको। जब आपका फेस जो है, ये आपका फेस आपके माता पिता नहीं बनाए हैं, वहीं पर प्रतिरूप आया है, वो बन गया है आपके उसमें कर्म के अनुसार। तो हर एक चीज़ का जो रूप है वो अस्थाई है आइडियल रूप में, बट ठोस रूप में वो चेंज होता है, ठोस रूप में चेंज होता है। और कुछ विशेष कथन और वर्णन, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बहुत से ऐसे कथन वर्ण आए हैं जो पारंपरिक धर्मशास्त्रों और आधुनिक विज्ञान की व्याख्याओं से भिन्न है। स्थान की कमी कारण इनमें से मैं कुछ ही पॉइंट बताऊंगा आपके सामने। एक है कि असीम आकाश में सुई की नोक के बराबर भी कोई रिक्त स्थान नहीं है। जैसे स्पेस को हम खाली मानते हैं ना, खाली वहीं समझते हैं जहाँ पौध चंद्रमा है और प्लैनेट हैं वही भरे हुए हैं। यहाँ कहा है कोई सुई की नोक के बराबर भी जगह कोई खाली नहीं है, हर जगह लाइफ है, हर जगह चेतना है, जिसको हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। देन एक केंद्रीय सूर्य है जिसको राजा सूर्य कहा जाता है, उसी का प्रकाश अन्य सभी सूर्यों की शुरुआत है। ये सूर्य जो है ये केवल एक विंडो है, इसके थ्रू जो रियल सूर्य है उसका प्रकाश और गर्मी आ रही है। वो सूर्य कई करोड़ों सूर्यों को प्रकाश दे रहा है। देन हमारे और सौरमंडल के सूर्य और उसके साथ ग्रह भी साथ साथ बने। ये हमारे धर्मग्रंथों में आता है कि सूर्य पहले बना और ग्रह बाद में बने। यहाँ कहा गया नहीं, दोनों सब साथ ही साथ बने। इसलिए सूर्य जो है ग्रहों का पिता या माता नहीं है, भाई है, बड़ा भाई है, केवल वो पहले थोड़ा सा उसमें से निकला, बट सब साथ बने।
विद्युत चुम्बकीय शक्तियों के द्वारा पूरा पदार्थ जगत संतुलन में है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हैं उनके द्वारा सारी जो संसार जो है संतुलन बैलेंस में है। पृथ्वी का विकास 7 श्रृंखलाओं में होता है, 7 चेन बनती हैं। वर्तमान पृथ्वी चौथी श्रृंखला है। तीसरी श्रृंखला चंद्रमा थी, वो पृथ्वी थी, और ये चौथी चेन है पृथ्वी की। अभी 3 चेन और बनेंगी। पृथ्वी के अपने साथ ही 6 और ग्लोब हैं जो दिखाई पड़ते हैं, और जीवन की धारा उन 7 ग्लोब पर चलती है, जिसको ये राउंड कहा जाता है। पृथ्वी पर विकास चक्र और प्रजातियों से होता है। पृथ्वी पर जो विकास होता है रेसे से होता है और प्रजातियों से होता है। कई रेस बनती हैं एक राउंड में, 7 रेस। मनुष्य को लेकर 10 साम्राज्यों का विकास पृथ्वी पर साथ साथ चल रहा है। कौन 10? एलिमेंटल है, एलिमेंटल 1, 2, 3, देन खनिज, मिनरल, प्लांट, एनिमल, मैन एंड 3 देव किंगडम। ये 10 किंगडम का विकास मनुष्य पर पृथ्वी पर चल रहा है। मनुष्य का विकास 3 धाराओं में साथ साथ चल रहा है। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। फिजिकल बॉडी का विकास, फिजिकल ऑर्गन का, देन मानसिक, मेंटल बढ़ रहा है, देन स्पिरिचुअल। ये तीनों साथ साथ चल रहे हैं। और इस समय चौथे राउंड में हम लोग, इस समय चौथा प्रिंसिपल काम मनस बहुत हावी है। काम मनस इच्छाओं का, वासनाओं का। और चूंकि 5वीं रेस आ गई है तो 5वीं जो तत्व, जो 5वां प्रिंसिपल मनस, वो तेज़ी से विकसित हो रहा है। इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से विकसित, माने कैसा हो रहा है उसका कारण बता रहा है, क्यों हो रहा है। ये कोई अचानक घटना नहीं हो रही है, उसे नियम की तरह कि उस 5वीं रेस में, 5वीं राउंड में 5वां प्रिंसिपल डेवलप होगा। तो 5वीं रेस में इसलिए मनस प्रिंसिपल डेवलप हो जा रहा है। जैसे आजकल के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट ला रहे हैं, काफ़ी नॉलेज आ रही है, तो उसका कारण यह है कि इस स्टेज में हम हैं। और दूसरा है मनुष्य को मन तत्व लगभग 1.8 करोड़ से पहले मिला। उसके पहले मन नहीं था। 1.8 करोड़ साल पहले लगभग उसी समय स्त्री और पुरुष लिंग अलग हुए। उस समय मेल और फीमेल नहीं थे उसके पहले, और उसके पास सोचने वाला मन नहीं था, और लिंग रहित, और बाद में उभयलिंगी हुआ था, मन बाइलिंगुअल थे। पूरी प्रकृति और मनुष्य 7 आयामी है, 7 प्रिंसिपल हैं, 7 तत्व हैं, 7 स्तर के पदार्थ हैं, 7 देशों से, 7 देहों से हर एक जीव का पदार्थ इकाई बना है। विकास का चक्र 2 मार्गों का है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। परमाणु अनंत रूप से विभाज्य है, बताया ना, एटम इज इन्फिनिट डिविजिबल। पदार्थ का प्रत्येक कण भावी बुद्ध, भावी ईश्वर है। इवन मिट्टी का कण भावी बुद्ध है, भावी ईश्वर है। तो मनुष्य तो बीच में है, वो भी है। तो ब्लॉट्सकी के पुस्तक के उपसंहार में कहा गया है कि कोई धर्म कभी भी पूर्णतया कल्पना पर आधारित नहीं था। उन्होंने बताया कोई फिक्शन नहीं है धर्म, उसमें कुछ कहानियाँ बताई गई हैं, और कोई रेवलेशन नहीं है। रेवलेशन माने जैसे कुछ धर्म में क्लेम किया था कि उस पैगंबर को कोई भगवान आके कुछ बता दी, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सब विकास की धारा से चल रहा है, उसी ज्ञान से पूरा लाया जा रहा है। न कोई किसी चीज़ को स्पेशल बता रहा है, कोई चीज़ नई चीज़ बता रहा है। रेवलेशन में कहना नई चीज़, कोई नई चीज़ नहीं बताई जा रही है। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन पुस्तक जो है विचारों, सिद्धांतों और तथ्यों की एक अति उत्कृष्ट कृति है। इसमें बहुत ही प्रेरणादायक और सूक्ष्म स्तर के विचार और तथ्य हैं। ये उनके लिए निसंदेह बहुत लाभदायक हैं जो जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं और जो सत्य की खोज के लिए गंभीर हैं। इसमें दिए गए कई वर्णन तथ्य अब मानवीय समझ द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं, और आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इनमें वर्णित कई तथ्यों की ओर जा रहा है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था आपको। दुनिया में कई महान विचारक, वैज्ञानिक और कलाकार इसकी सामग्री से प्रभावित हुए हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानवीय ज्ञान का एक अभूतपूर्व स्रोत है, और मनुष्य इसका अध्ययन करके और कथनों को समझ करके अपना अंतर्ज्ञान विकसित कर सकता है, एक अंधविश्वास की तरह नहीं, किंतु कथनों के पूर्ण सजगता के साथ। और ये जीवन के रहस्य को समझाता है, और जीवन को सही ढंग से जीने का रास्ता बताता है। ज्ञान की ओर ले जा रहा है, सत्य की ओर ले जा रहा है। और एंड करती हैं पूरे सीक्रेट डॉक्ट्रिन को, सत्य से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। थैंक यू सो मच सर। मेरे काफ़ी सारे प्रश्न आए जो आपने परिचय दिया द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के बारे में, बट हम उसको इस बातचीत के अगले भाग में लेंगे। आपने अपना समय निकाला और आपने इतने सुंदर तरीके से द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के बारे में बताया। मैंने खुद से जितना अध्ययन किया था, मैंने केवल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि हाँ रिलीजन और फिलॉसफी का, बट जो आपने बताया उससे एक और एंगल समझ में आया कि हाँ पोइटिक ब्यूटी भी बहुत बहुत सुंदर है इस पुस्तक में। तो थैंक यू सो मच सर। और सर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बहुत जो डीप स्पिरिचुअली साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे इस कॉन्वर्सेशन के नेक्स्ट पार्ट में। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो ये थी हमारी बातचीत यूएस पांडे जी के साथ। इस एपिसोड में उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस किया मैडम ब्लेवेत्स्की के क्लासिक वर्क द सीक्रेट डॉक्ट्राइन को। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पीएमसी का ऐप इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पे जाके। तब तक के लिए सायोनारा, आपका प्यारा। मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूँगा दोबारा किसी नए लेखक, नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारे ज्ञान और अनुभवों की बात। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।